हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुल आपको सारी क्लासेस अच्छे से क्लियर होती जा रही है, समझ में भी आ रहा है। मटेरियल ख़त्म होने को आया है, मटेरियल चैप्टर ख़त्म होने को आया है और मैं बहुत डिटेल में मटेरियल चैप्टर करा रहा हूँ आपको। आज मैं आपको होमवर्क कराऊंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि यार चलो होमवर्क कर लेते हैं पहले, फिर बाकी आगे बाकी की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 27, 40 एंड 41। देखते हैं आपने उस होमवर्क को करा, अगर करा तो आंसर मैच करिएगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, साथ साथ सही रहेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। हमारा सामने देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। कह रहा द फ्लोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री मई 2013 की आपको डिटेल दे रखी है। कुछ मटेरियल रिसिप्ट करा और कुछ मटेरियल इशू करा गया है। तो आपको बताना है फीफो मेथड से और आपको करना है लीफो मेथड से, और साथ में कंप्यूट भी कर देना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अंडर फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और सेकंड मेथड में, दोनों में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने आपको सिखा भी रखा है। पर लीफो मेथड से जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं या फीफो मेथड से जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। विच मेथड शो अ मोर फेवरेबल सिचुएशन, कौन सा मेथड मोर फेवरेबल सिचुएशन है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस डू नॉट इंक्लूड शॉर्टेज वैल्यू इन द प्रोडक्शन शॉप। क्या है, जब रेशियो निकालोगे तो शॉर्टेज वैल्यू को इंक्लूड मत करना। अब क्या है, इनको इग्नोर इट। अब ये पहले तो हम फॉर्मेट करते हैं, पहले तो ये सारा बनाते हैं। इसमें शॉर्टेज भी आ गया है, शॉर्टेज वाला अभी नहीं हो पाएगा, ये अभी नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि शॉर्टेज वाला मैंने आपको पढ़ाया नहीं। इसमें एक वर्ड है यूज शॉर्टेज, जब मैं आपको शॉर्टेज को कौन सा बताऊंगा तब आपको ये कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इस क्वेश्चन को अभी, थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा था। अगला क्वेश्चन हमारा 40 था, 40 देखते हैं। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी हमने एडवांस नहीं पढ़ा इतना, जब हम पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन भी कर लेंगे। पर वो जो क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया ना, क्वेश्चन नंबर 27, वो एक क्लास में ही हो पाएगा। मतलब 1 घंटा से 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा चाहिए उस क्वेश्चन को करने के लिए, लीफो और फीफो दोनों से करने के लिए आपको 1.5 घंटा चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें एक क्लास पूरी लग सकती है। इसके बाद आप करेंगे 40 क्वेश्चन, 40 27 अभी पेंडिंग में छोड़ देते हैं। 40वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है और जल्दी भी हो जाएगा। फीफो मीफो, और आपको कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने को कह रहा है। नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने को नहीं कह रहा, फीफो लीफो कह रहा है, बस ही कर। चलिए आइए देखते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिलेटेड टू रॉ मटेरियल मूवमेंट इन द मंथ ऑफ द नवंबर 2016। तो कह रहे हैं नवंबर 2016 की हमने डिटेल दे रखी है मूवमेंट्स की। मूवमेंट का मतलब आना जाना, मटेरियल का आना जाना, दैट्स कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, तो रॉ मटेरियल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मटेरियल का आना जाना। तो 1 नवंबर को हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा था, तीसरा और 5वें नवंबर को हमने थर्ड और फिफ्थ दोनों को मिलाकर हमने टोटल इतना करा, रिसीव करा, फिर कुछ रिटर्न हुआ, ऐसे करके आपके पास बता रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मैंने आपको बता देता हूँ फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट क्या है। ये लो भाई, फॉर्मेट तो मैंने उतार दिया। ये फॉर्मेट पहले से बना हुआ है मेरे पास, तो मैंने इसको कॉपी कर रखा है, मुझे पता है इसकी जरूरत बहुत होने वाली है। क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, क्वांटिटी, प्राइस। देखो अब ये क्या होता है, इन क्वेश्चन को बार बार करते रहेंगे तो बोरियत भी हो जाएगी। तो अगली क्लास में मैं आपको नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा। आज मैं 2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ इस क्लास के अंदर, छोटी रहेगी, पर एक क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, क्योंकि लीफो फीफो खत्म हो जाएगा फिर, है ना। फिर जब वो शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट कराऊंगा तब मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर एक क्लास में शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जो मेरा बच गया वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, बस वो दोनों बताने हैं और हमारा मेटेरियल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर जितने क्वेश्चन बच जाएंगे वो सारे कर लेंगे, और मेटेरियल चैप्टर खत्म करके फिर थ्योरी भी बची है वो भी कर ले, फिर जाके मेटेरियल चैप्टर खत्म होगा। देखो एक चैप्टर जब हम कर रहे हैं ना, उसको डिटेल में कर लो। डिटेल में करने का ये होता है कि यार हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। अब मैं आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल करा दूं, सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल करा दूं, इंस्टीट्यूट की बुक करा दूं, तो वो इनफ नहीं है दोस्तों। कॉस्टिंग के अंदर स्टडी मटेरियल करा लो, बुक करा लो, स्कैनर करा लो और पास बुक कर लो, बहुत है, वो चीज़ बहुत है। उतना करोगे तो आपको एक सुकून मिल जाएगा कि यार मैं स्टडी मैट भी करता हुआ चल रहा हूँ। मैं जब मैं टाइम लगा रहा हूँ चैप्टर में के अंदर, टाइम लग रहा है, इतनी क्लासेस देख रहा हूँ, तो मुझे ये है कि यार मेरा स्टडी मैट, स्कैनर, वर्कबुक सब कंप्लीट हो रहा है, एक सुकून सा मिल जाएगा, है ना। ऊपर तो थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो क्लासेस को मिस मत करें, और अपने अकॉर्डिंग से क्लास मत देखिए। कोई भी चैप्टर उठा लिए, जिस सीरीज में है उस सीरीज में देखेंगे तो बेटर रहेगा। मैं एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। चलिए आइए सर स्टार्ट करते हैं। सर लीफो मेथड से करते हैं, सबसे पहले फीफो से करते हैं, पहले फीफो से। अब है कुछ नहीं इसमें, करना है वही है, 500 स्टॉक 200 पर यूनिट के हिसाब से। तो ये है नवंबर 2016। हाँ जी, 2016 का नवंबर, और नवंबर में कितनी तारीख, 1 तारीख। तो नवंबर 1 तारीख को सबसे पहले ना तो रिसिप्ट हुआ ना ही इशू हुआ। हमारा नवंबर 1 तारीख को हुआ 500 यूनिट 200 रुपये के हिसाब से।
500 यूनिट 200 के हिसाब से 500 इंटू 200, क्या आ गया 1 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद 3 से 5 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 टोटल इशू कर दिया इतना। तो आप 3 से 5 करके नवंबर 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने करा इशू इशू। तो फीफो मेथड में क्या 250 यूनिट इशू करी जाएगी इससे से। तो 250 यूनिट इशू करिए, कितने के हिसाब से 200 रुपये के हिसाब से, कितना आ जाएगा सर 50,000। और बच क्या जाएगा 250 200 के हिसाब से 50,000। नवंबर 13 को रिसिप्ट हुआ है, कितना रिसिप्ट हुआ है 200 यूनिट 190 के हिसाब से। सर 200 यूनिट 190 के हिसाब से क्या आ गया 38,000। तो क्या बचा हमारे पास, एक तो 250 यूनिट 200 के हिसाब से पहले बची हुई है 50,000, और अभी हमने 200 यूनिट 190 के हिसाब से खरीदा 38,000 रुपये। तो अभी ये दोनों बची हुई है हमारे पास। ठीक है, जैसे जगह छोड़नी थी पर मैं अभी नहीं छोड़ रहा, जगह छोड़ के करना। ठीक है, हर बार स्पेस देना। 14 तारीख को क्या हुआ, रिटर्न टू स्टोर 15 यूनिट अर्लियर इशू टू नवंबर 2016 ओपनिंग स्टॉक रेट। अब कह रहा है 15 यूनिट रिटर्न हुआ है स्टोर से। तो नवंबर कितने तारीख को, नवंबर 14 तारीख को क्या हुआ 15 यूनिट हुआ, पर किस प्राइस पे, तो लिख भी रहा है ओपनिंग स्टॉक रेट, कह रहा है बता रहा है। अगर ये ना बताए तो जो प्राइस पे अभी इशू हुआ था इससे पहले वाले उस प्राइस पे माना जाएगा। मतलब इससे ऊपर जो पहली बार, इससे ऊपर जो फर्स्ट रिटर्न के पहले देखना कब इशू हुआ है, जब भी इशू होगा उस प्राइस माना जाएगा। पर यहाँ पर क्लियरली डिफाइन कर दिया कि ओपनिंग स्टॉक वाले रेट से ही रिटर्न हुआ है। ओपनिंग स्टॉक वाले रेट से रिटर्न हो, क्यों, क्योंकि एक ही बार इशू करा है तो उसी रेट से वापसी आ गया। एक ही है 200 रुपये साथ, समझ में आया 200 कैसा आया भाई, साफ साफ क्लियरली बता रखा है कि 15 यूनिट वापसी आई है, रिसिप्ट हो गया मटेरियल। हमें गोडाउन में स्टोर कीपर स्टोर में हम वहां देख रहे हैं कि स्टोर में 15 यूनिट आई, अब वो खरीद कर आई है या मटेरियल जो फैक्ट्री से आई है। हमें अभी ये रिटर्न का मतलब होता है फैक्ट्री से आई, रिसिप्ट का मतलब होता है खरीदी है, रिटर्न का मतलब वो फैक्ट्री से आई है। तो फैक्ट्री से 15 यूनिट हमें रिसिप्ट हुई स्टोर में 200 के हिसाब से, कितना आ गया 3,000। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास गया भैया 250 यूनिट 200 के हिसाब से है 50,000, 200 यूनिट 190 के हिसाब से है 38,000 रुपये। और अब 15 यूनिट आया 200 के हिसाब से 3,000। तो ऐसे कर देता हूँ सही रहेगा, जगह नहीं छोड़ी, शुरू में जगह छोड़नी चाहिए थी। ठीक है, अलग अलग है, मतलब ये तीन अब इकट्ठे हो गए, इतना तीन का बचा है। इसके बाद क्या हुआ, नवंबर 16 को हमने इशू करा 250 यूनिट। तो नवंबर 16 को 250 यूनिट इशू करा। तो क्या 250 यूनिट शुरू में इशू सकता, पहले याली जाएगी फिर याली, तो 250 पूरी हो गई। तो 250 इशू करा 200 के हिसाब से, कितना बच गया 50,000 रुपये हो गया। अब बच के कितना 200 और 15, तो 200 यूनिट बचा 190 के हिसाब से 38,000 रुपये, और 15 यूनिट बची 200 के हिसाब से 3,000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक, ये दो हो गया। तो मैं ब्रैकेट आप मत करना, ये आप स्पेस छोड़ देना तो अलग अलग दिखेगा तो सही रहेगा। नवंबर 16 के बाद 20 तारीख को हमने 240 यूनिट रिसीव करी 1/95 के हिसाब से। तो नवंबर 20 को 240 यूनिट रिसीव करी 195 के हिसाब से। 240 यूनिट रिसीव करी 195 के, 240 मल्टीप्लाई 195, ये आ गया 46,800। 46,800। तो हमने कहा भाई हमारे पास क्या क्या है, एक तो 200 यूनिट पड़ी है 190 के हिसाब से 38,000 रुपये, एक 15 यूनिट पड़ी है 200 के हिसाब से 3,000 रुपये, और अभी एक और खरीदी 240 यूनिट 195 के हिसाब से 46,800 रुपये। क्लियर है, नवंबर हो गया। अब गया 24 तारीख को इशू करा 290 यूनिट। तो ये आ जाएगा नवंबर 29 को 290 यूनिट इशू करा है। तो पहले मैं 200 करूँगा क्योंकि 290 करनी है, पहले 200 करूँगा 190 के हिसाब से 38,000 रुपये। ठीक है, फिर 15 और करनी पड़ेगी क्योंकि टोटल 290 करनी है, 200 के हिसाब से 3,000। अब कितनी बची, मैंने कितनी इशू करी 215, और करनी कितनी है 290, तो 75 और करनी पड़ेगी। इसमें से निकाल दूंगा 75 195 के हिसाब से, 75 मल्टीप्लाई 195, ये आ गया 14,625। बच कितनी गई, तब हमारे पास एक ही यूनिट बची 240 थी, 240 में से 75 निकाल दी, अब बची 165 195 के हिसाब से 32,175। लो भाई, खत्म हो गया।
ठीक है जी। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा एंड में स्टॉक बच गया 165 यूनिट 195 के हिसाब से 32,175। ये होता है आंसर। ठीक है, ये आंसर देखा जाएगा आपका पेपर के अंदर। अगर ये आंसर ठीक आया तो पूरे नंबर, नहीं तो कट गया पूरा। पूरा नहीं कटेगा, फिर चेकिंग करेंगे ऊपर से। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के हाथ में। जो एग्जामिनर है उसका दिमाग खराब हो तो पूरा काटेगा, नहीं दिमाग खराब हो तो स्टेप बाई मार्किंग दे देगा। ये हमारे हाथ में नहीं होता। वैसे तो इंस्टीट्यूट कहता है स्टेप बाय मार्किंग होगी, पर क्या करे भैया, वो आपको जैसा एग्जामिनर कहेगा उस तरीके से होता है। ये हो गया, सेम स्टोर कर दिया हमने। अब हम करेंगे, ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अ, एक और बनाते हैं स्टोर लेजर, और इस स्टोर लेजर में करते हैं लीफो। सेम क्वेश्चन करते हैं लीफो से। फिर वही नवंबर 2016 नवंबर का। ठीक, बताइए सर सबसे पहले क्या आएगा। 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट 200 के हिसाब से। तो 500 यूनिट 200 के हिसाब से हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी। अभी तो ऐसे लिख लो, पेपर के अंदर पूरा पूरा लिखना। क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। तो ये रिसिप्ट कुछ नहीं हुआ, इशू कुछ नहीं हुआ। पहले तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, इसके बाद इशू करा है 5 तारीख को 250 यूनिट। तो नवंबर 1, अब यहाँ पर नवंबर 5, अब जगह छोड़ रहा हूँ। इशू करा है 250 यूनिट, इसी से शुरू करूँगा क्योंकि यही बची है। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आ जाएगा सर, ये 50,000। बच के जाएगा 500 यूनिट, 500 नहीं, 250 मल्टीप्लाई बाय 200। 250 यूनिट बच जाएगी, 250 जो कर दिया 500 में से, कितना आ गया, 50,000 रुपये। इसके बाद रिसीव करेंगे 200 यूनिट 190 के हिसाब से। तो हमने नवंबर 13 को 200 यूनिट रिसीव करा 190 रुपये के हिसाब से। 200 मल्टीप्लाई बाय 190, ये आ गया 38,000। तो अब क्या हो जाएगा, 250 यूनिट 200 के हिसाब से पड़ा है 50,000। 250 यूनिट 200 के हिसाब से पड़ा है हमारे पास, और हमने 200 यूनिट और खरीदा 190 के हिसाब से 38,000 रुपये। क्लियर है। इसके बाद नवंबर 14 को क्या हुआ, 15 यूनिट रिटर्न आया स्टोर से, वो भी ओपनिंग स्टॉक के प्राइस से। तो नवंबर 14 को का छोड़कर नवंबर 14 को 15 यूनिट आई, और कितने बेचा था, ओपनिंग स्टॉक का जो प्राइस है, ओपनिंग स्टॉक का प्राइस क्या है 200 है ना, 200 के हिसाब से। तो 15 इंटू 200 कितना आ गया, 3,000। 1 2 3, तो 250 यूनिट 200 के हिसाब से 50,000, 200 यूनिट 190 के हिसाब से 38,000, और 15 यूनिट 200 के हिसाब से 3,000। अब जब इशू होगा तो ऊपर से सीरीज नहीं चलेगी, नीचे चलेगी। लीफ फुल जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, फिर लास्ट में जो पहले, फिर जो बचिया हो जाएगा, है ना। तो अब नवंबर देखते हैं, नवंबर किस तारीख को हमारा हुआ, नवंबर 16 तारीख को 250 यूनिट। 250 यूनिट, 250 में पहले मैं 15 करूंगा, ठीक है, 200 के हिसाब से 3,000 हो जाएगा। फिर मैं 200 करूंगा 190 के हिसाब से 38,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 250 करनी है टोटल, 215 कर दी, अभी 35 है तो 35 से करूंगा। तो 35 करूंगा 200 के हिसाब से 7,000 हो जाएगा। दोबारा समझे, दोबारा देखे, पहले मैंने 250 करनी है टोटल, तो पहले मैं 15 कर लूंगा, ये जब खत्म हो जाएगी फिर इसको करूंगा पूरा। तो 250 करनी है तो 15 गई, अभी मेरे 250 में से 15 कर दी, अभी 200 35 और करनी है, फिर मैंने 200 कर दी, अब 25 35 और करनी है तो यहाँ से कर ली। तो मेरा बचा कितना, अब 250 में से 35 चली गई, तो कितने बची 215। तो अब मेरे बची 215 यूनिट 200 रुपये के हिसाब से 43,000 रुपये। 215 यूनिट 200 के हिसाब से 43,000 रुपये बचा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा नवंबर 20 को 240 यूनिट रिसीव करी 195 के हिसाब से। तो नवंबर 20 को 240 यूनिट रिसीव करी 195 के हिसाब से। 240 मल्टीप्लाई 195, ये आ गया 46,800। 215 यूनिट बचा 200 के हिसाब से 43,000, और अभी 240 यूनिट रिसीव करी 195 के हिसाब से 46,800। इसके बाद 24 इशू करा 290 यूनिट। तो 24 तारीख को नवंबर 24 को क्या हुआ, 200 कितनी यूनिट,
290 यूनिट इशू करी, तो ये 240 है, 290 कर नहीं सकता, पहले 240 हटाऊंगा यहाँ से, पूरी ये खत्म हो गई। अभी और कितनी रहेगी 50 यूनिट, तो 50 ऊपर से कर लेंगे, 50 इंटू 200, ये कितना आ गया 10,000। बच कितनी गई 215 में 50 यूज़ कर ली, तो 165 बच गई, बचेगी 165 ही, पर अलग यूनिट अलग प्राइस के हिसाब से बढ़ी। क्लोजिंग स्टॉक तो 165 बचेगा, पर प्राइस अलग हो जाएगा सर, 33,000 रुपये। समझ में आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक तो 165 ही होगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ऊपर चेक करो 165 ही है, पर प्राइस अलग है, 195 इधर प्राइस है, ऊपर 200 है। ये होता है लिफो, प्राइसिंग अलग हो सकता है पर क्लोजिंग स्टॉक अभी भी सेम रहने वाला है। ठीक है जी, समझ में आया? अब देखो कि किस तरीके से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, ये कौन सा समझा देता हूँ, शॉर्टेज का तो नहीं है अभी, पर ये सिखा देता हूँ कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या मटेरियल कंजम्पशन, आप ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत डिटेल में कराया था मैंने आपको, पूरा मतलब बताया था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यही होता है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, या आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख लो या रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लो। अगर आप रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैंने बताया था रॉ मटेरियल कंज्यूम क्यों आता है, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है और बाकी कुछ नहीं दे रखा, तो वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाता है। ठीक है ना, कॉस्ट शीट में डाल के देख लो, सारा जीरो कर दो, रॉ मटेरियल कंज्यूम को डाल दो वहां पर। तो अब मैं निकालता हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एज पर फीफो मेथड। फीफो मेथड से निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कैसे निकलेगा। अब जब फीफो मेथड आप देखोगे ऊपर, तो सबसे पहले देखो कि भाई ओपनिंग स्टॉक कितना था, और अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये चीज दोनों चीज आपको मिल रखी होगी फीफो मेथड से, और यहां पर मैं कर देता हूं चलो लीफो के हिसाब से, एज पर लीफो, एज पर लीफो, ये तो समझ लो भाई पेपर में आ सकता है। एक एक वर्डी तो लिखना है, आप ये समझो कोई बड़ा क्वेश्चन तो ना बनाना है। आपको लीफो फीफो क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दो, और ये देख लो एक बार कैसे निकालते हैं, एक नया मेथड है, नया तरीका है लीफो। तो एज पर लीफो मेथड क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक देखो लीफो मेथड के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक कितना था और क्लोजिंग स्टॉक कितना था। देखो ओपनिंग स्टॉक तो दोनों में सेम ही था, 500 यूनिट, 200 250 200 के हिसाब से 1 लाख रुपए था ओपनिंग स्टॉक, दोनों 1 लाख से चालू हुआ था, आप ऊपर चेक करो। ये देखो यह है ओपनिंग स्टॉक, इसका ओपनिंग स्टॉक है ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्लोजिंग क्या है, 32,175 है इसका क्लोजिंग, और इसका है 33,000, तो इसका क्लोजिंग कितना होता है 32,175, और इसका क्लोजिंग है 33,000। समझ में आ रहा है? शुरुआत में कितना ओपनिंग था वो ले लो, और लास्ट में जो क्लोजिंग बचा वो ले लो। सर लास्ट में क्या बचा, इसमें तब बचा 165 यूनिट। सुनो सुनो सुनो, अगर यहाँ पर 165 यूनिट है, अगर यहाँ पर 3-4 होती, मान लो 165, 200 यूनिट 185 के हिसाब से, 300 यूनिट इतने के हिसाब से, तो इन तीनों का टोटल लिया जाता, वो होता क्लोजिंग स्टॉक। यूनिट का टोटल नहीं करेंगे, प्राइस का टोटल नहीं करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 चीज होती है, 1 1 2 3, 3 3 ऐसे दिख रही होती, होता है ना ऐसा, तो इसको मल्टीप्लाई करा ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा ये आ गया, इन तीनों का टोटल हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, अभी तो एक ही दे रखा है इसलिए। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है लिफो मेथड के हिसाब से हुआ, और ऊपर जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो फीफो मेथड के हिसाब से दे रखा है। अभी भी इसमें एक है, 3 होता, 3 का टोटल कर लेता। आ गया, क्या मैं एवरेज निकाल सकता हूँ बताइए सर, एवरेज एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, बताइए कैसे निकालेंगे। 1 लाख ओपनिंग स्टॉक प्लस 32,175 क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ऐसी एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा, 1 लाख प्लस 33,000 डिवाइड बाय 2। बताइए सर बताइए, 1 लाख प्लस 32,175 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 66,087.5, ये आ रहा है। इसका 1,33,000 डिवाइड बाय 2, ये कितना है 66,500। इसका जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है और एवरेज स्टॉक आ रहा है 66,500।
अब सारी कहानी शुरू होती है रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब देखिए दोस्तों, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाएगा। देखो हमारे को फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था भैया तो या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए, अगर सीओजीएस नहीं है तो रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। वो मटेरियल जो इस साल प्रोडक्शन के लिए लग चुका है वो रॉ मटेरियल को कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो रॉ मटेरियल जो इस साल प्रोडक्शन के लिए यूज हो चुका है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम माना जाता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं स्टोर से गोडाउन से रॉ मटेरियल निकाल कर फैक्ट्री में भेजता हूं, इसको क्या कहते हैं, इशू ऑफ मटेरियल। ठीक है। जो मैंने गोडाउन से मटेरियल निकाल कर फैक्ट्री में भेजा, तो जो फैक्ट्री में मैं मटेरियल भेजूंगा वो फैक्ट्री के अंदर जो मैंने मटेरियल भेजा वो मटेरियल कंज्यूम होगा नहीं होगा, होगा। तो बस आप ये देखो कि कितना आपने रॉ मटेरियल निकाल कर फैक्ट्री में भेजा, वही आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम है। सिंपल। आप बताइए सर मैं क्या कह रहा हूं, मैं गलत तो ना कह रहा हूं। आप मुझे बताइए कि जो मैंने गोडाउन से स्टोर से निकाला मटेरियल और उसको फैक्ट्री में भेज दिया वो कंज्यूम ही तो होगा। क्यों भेज रहा हूं फैक्ट्री में, प्रोडक्शन के यूज करने के लिए ना। तो जो मटेरियल अगर आप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना चाहते हो तो ये देखिए आपने ड्यूरिंग द पीरियड उस महीने में कितनी बार आपने रॉ मटेरियल निकाल कर स्टोर से फैक्ट्री में भेजा। जो रॉ मटेरियल आपने निकाल कर फैक्ट्री में भेजा उसी को कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसको हम क्या बोल देंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम कह देंगे। बताइए बात क्लियर है। क्लियर है। तो भाई कैसे निकालेंगे, अगर हम फीफो मेथड देखते हैं तो हमने कितनी बार भेजा जरा देखो, 50,000, 50,000, 38,000, 3,000 और 14,625। इतने रुपए का रॉ मटेरियल हम भेज चुके हैं स्टोर से फैक्ट्री के अंदर, इसका मतलब वो कंज्यूम हो चुका होगा। पहले 250 यूनिट बेची, फिर 250 यूनिट बेची, फिर 200, फिर 15 और फिर 75, इस तरीके से मटेरियल भेजा है। तो जब इस तरीके से मटेरियल भेजा है तो इस तरीके से मटेरियल वो कंज्यूम भी तो हुआ होगा, तो जोड़ देंगे सर। कैसे जोड़ेंगे, 50,000, आप इसको करके भी दिखा सकते हो, 250 इंटू 200, 250 इंटू 200, 200 इंटू 190, 15 इंटू 200, ऐसे करके भी दिखा सकते हो, या ऐसा कर सकते हो इन सभी को जोड़ लो जितना भी इशू है, वो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। जब हम टोटल कर देते हैं इस सिक्का तो हम इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। अच्छा, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 38,000 प्लस 3,000 प्लस 14,625, तो आया 1,55,625, 1,55,625। इसको क्यों माना हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि जो यूनिट हम भेजेंगे फैक्ट्री के अंदर वो प्रोडक्शन में यूज हो रही होगी, तो वही होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है नहीं, इसका रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आया, 15,600। बड़ा सिंपल है, जितना माल आपने जितने रुपए का आपने इशू कर दिया वही आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम है। इसका बताना, पहले इसका निकाल लेता हूँ कितना है, 15,625। आइए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका आ गया 15,600, नहीं, 1,55,625, 1,55,625 रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसका भी रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा कुछ, समझ में आ रहा है किस तरीके से निकालना है। अगर आपसे बोले कि लीफो और फीफो मेथड से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालो तो ओपनिंग गिवन होगा क्लोज। सर मान लो अगर ओपनिंग गिवन नहीं है तो जीरो मान लेना, जीरो प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग तो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू एवरेज स्टॉक। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, जितना भी इशू है उसका टोटल कर देना, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। तो बस बताइए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होगा। तो मैंने कहा भैया 1,55,625 डिवाइड बाई 66,087.5 डिवाइड कर दूंगा, 1,55,625 में डिवाइड कर देंगे 66,087.5, ये आपके पास आ गया 2.35, ये आपके पास आ गया अप्रोक्सीमेटली 2.35 टाइम। इसका मतलब क्या बताया था कि मटेरियल इतनी जल्दी बिक जाता है, इतनी जल्दी बिक जाता है। और हम एक से कभी भी नहीं कर सकते कंपैरिजन, हमें दो कंपैरिजन करने के लिए हमें चाहिए। इसका टोटल कर लो तो आ जाएगा आपके पास, तो यार टोटल करेंगे 10,000, 46,800 प्लस 7,000, 38,000, 3,000, 50,000, तो आगे 1,800, तो यहाँ आया 1,54,800, 1,54,800। बताइए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होगा, समझ में आया। तो कैसे लीफो और फीफो से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, 1,54,800 डिवाइडेड बाय इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या था, 66,500, तो डिवाइड कर देते हैं 66,500 से, क्या आ गया, हाँ 1,54,800 डिवाइड बाई 66,500, 2.32, तो 2.32। तो देखा जाए तो ये ठीक है, ये वाला जो जितना ज़्यादा
होगा उतना टर्नओवर, जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इसके कंपैरिजन में ये बढ़िया है, 2.33 आ रहा है अप्रोक्सीमेट, ज़्यादा फर्क नहीं है, 2.33। इस तरीके से आप निकालोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। समझ में आ गया? क्लियर है कैसे निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर? एक बार फॉर्मूला लिखना, फीफो का यहाँ लिखना, लीफो का इस तरीके से लिखना, और इस तरीके से ही पेपर में करके आ जाना, 100% नंबर मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से पेपर में करके आइएगा आप। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। 40 के बाद हमें क्वेश्चन करना था 41। 41 क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर लूँ कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो नहीं कर पाएंगे आप। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। कहता है द फॉलोइंग समराइज द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर रिकॉर्ड ऑफ ऑयल लिमिटेड। एक ऑयल लिमिटेड है और मंथ ऑफ मार्च 2017 का आपको डाटा दे रखा है। कहता है ऑयल लिमिटेड ना इस मार्च 2017 में 19,25,000 रुपये की सेल कर देती है। कहता है ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 मार्च 2017 1,25,000 लीटर एट द रेट 6.5 रुपये पर लीटर है। परचेज हमने करा इंक्लूडिंग फ्रेट, हमने 2 बार परचेज करा, फ्रेट इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड है। मार्च 5 और मार्च 27 को हमने 2 बार परचेज करा है इस प्राइस पर। ओपनिंग स्टॉक है और ये हमने परचेज करा है। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया वो 1,30,000 लीटर बचा है। सबसे पहले समझना है कि अगर जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया 1,30,000, वो किस प्राइस पे बचा, यही निकालना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसके अंदर। फिर कह रहा है कुछ खर्चा भी हमारा 45,000 पे एक्सपेंसिव हुआ है। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू बिंग डन एट द एंड ऑफ द मंथ आफ्टर ऑल रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, तो कह रहा है जो भी हम मटेरियल इशू करते हैं ना, जब सारा परचेज हो जाता है उसके बाद इशू करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले परचेज कर रहे हैं फिर नहीं इशू कर रहे हैं, फिर थोड़ा परचेज हुआ, फिर थोड़ा इशू हुआ, फिर थोड़ा परचेज हुआ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 45,000 का जो एक्सपेंसेस है वो एज इट इज है। इसके बाद जो मटेरियल इशू करा गया है, ये लाइन कह रहा है जो मटेरियल इशू होता है ना वो एंड ऑफ द मंथ में होता है, मतलब 31 मार्च को होगा। जब पूरे महीने सारी परचेज कर लेंगे ना उसके बाद मटेरियल इशू करा जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो मतलब हमारे पास पहले 1,25,000 लीटर का ऑयल पड़ा हुआ है पहले शुरुआत में, फिर 1.5 लाख का हमने ऑयल खरीदा, फिर 1 लाख का और खरीदा, टोटल हो गया 1 लाख, 1.5 लाख और 1,25 टोटल हो गया। उसके बाद अब इशू करा, तो इशू करा 1,30,000 लीटर, तो किस तरीके से इशू करेंगे पता चलेगा, पता चल जाएगा कितना क्लोजिंग स्टॉक है और किस प्राइस पे, ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फीफो एंड लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा इसको मैं, अगर ये पेपर में आ जाता है ना क्वेश्चन, तो हर कोई नहीं कर पाता ये क्वेश्चन को। करना कैसे, सबसे पहले देखो जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक का ये नहीं बता रखा कि किस प्राइस पे इशू करा है, वही प्राइस निकालना सबसे बड़ा चीज होती है क्लोजिंग स्टॉक की, वही प्राइस निकालना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि भाई एज पर फीफो मेथड, एज पर फीफो मेथड क्या निकाल रहा हूँ, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, किस प्राइस पे मैंने वो मटेरियल इशू करा, 1,30,000 लीटर जो इशू करा वो किस प्राइस पे करा, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा पहले ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, कितना पड़ा था ओपनिंग स्टॉक देखोगे तो 1,25,000 लीटर 6.5 रुपये के हिसाब से, तो 1,25,000 लीटर पड़ा है एट द रेट 6.50 के हिसाब से, जो कि कितना आया 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5 के हिसाब से, यह आ गया 8,12,500, 8,12,500। इसके बाद हमारा परचेज करा जी। अब परचेज क्या करा, तो परचेज जब करा हमने 2 बार परचेज करा, एक मार्च को, ठीक है, एक मार्च 5 को, तो मार्च 5 को हमने परचेज करा, ठीक है, कितना 1,50,000 यूनिट, 7.10 के से 1,50,000 यूनिट एट द रेट 7.50 लीटर के हिसाब से। और हमने फिर मार्च 27 को परचेज करा, और इशू हम करते हैं साल के एंड में, इशू हम करते हैं साल के एंड में, तो ये कितना है 1,00,000 लीटर 7 रुपये के हिसाब से, 1,00,000 लीटर हमने और परचेज करा 7 रुपये के हिसाब से। तो हमने टोटल हमारे पास कितना पड़ा है, तो हमने कहा भैया 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 रुपये, ये आ गया 11,25,000। इसके बाद 1,00,000 इंटू 7 के हिसाब से 7,00,000 टोटल। और टोटल कितनी यूनिट पड़ी है 1,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,00,000, तो 3,75,000 लीटर हमारे पास अभी टोटल है। कितना लीटर है हमारे पास, 3,75,000 लीटर अभी हमारे पास है टोटल।
3,75,000 लीटर का क्या प्राइस है? 8,12,500, 11,25,000 और 7 लाख। ये आ गया 26,37,500। और हमने इसमें से कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है? हमने क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है जरा बताइए सर। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पड़ा है 1,00,000 कितना 30,000। तो 1,30,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो अगर 1,30,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, वो किस प्राइस पड़ा है ये नहीं पता, यही निकालना है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा सर क्या? हमारे पास आ जाएगा कितना हमने इशू करा, 3,75,000 माइनस 1,30,000, तो हमने 2,45,000 लीटर इशू कर दिया। ये समझ में आया? यह है इशू, यह है इशू। अगर आप ये भी नहीं लिखते तो चलता, ये बस मैंने आपको शो करके दिखाया। हमने टोटल, हमारे पास टोटल मटेरियल कितना था? हमारे पास टोटल मटेरियल था इतना 3,75,000 लीटर, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमारा इतना है। तो कितना इशू कर दिया, कितना मार्केट में भेज दिया, कितना बेच दिया, ये समझो। हमने 2,45 बेच दिया। अरे 3,75 टोटल लीटर पेट्रोल है, इसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेज सब मिलाकर है। 3,75 है, 1,30 पड़ा हुआ है, तो 2,75 इशू करा। अब जो 2,75 इशू करा वो कैसे इशू करा? 2,75 इशू ऑफ मटेरियल एज पर फीफो। अगर मैं मटेरियल इशू करता हूं, ये समझिए कि 2,75 मटेरियल इशू हुआ है, 2,45,000 सॉरी 2,45,000 मटेरियल इशू हो रहा है। वो कैसे इशू होगा? पहले ओपनिंग स्टॉक जाएगा फीफो के हिसाब से, पहले ओपनिंग जाएगा, फिर 5 वाला परचेज में जाएगा, फिर बाकी में से जाएगा। यही तो है फीफो मेथड। क्या कहता है? पहले क्या होगा? पहले जो 2,45 टोटल इशू हुआ है, पहले तो ये निकालो टोटल कितना इशू हुआ है। हमारे पास 3,75 था, 1,30 अभी स्टॉक पे पड़ा हुआ है, तो मतलब 2,45 में इशू कर चुका हूं। तो अगर मैं 2,45 इशू कर चुका हूं, तो अगर मैं फीफो के हिसाब से इशू करता हूं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। जो पहले होगा उस 2,45 में से पहले क्या टोटल कितना मटेरियल गया है? 2,45। अब ये 2,45 कैसे गया है? पहले गया होगा 1,50,000 जो ओपनिंग स्टॉक है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। पहले 1.5 में से पहले सॉरी 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 पहले 1,25 फिर 1,50,000, अगर फ्री बच जाता है फिर यहां से गया होगा, है ना। तो 1,25 बचा। तो पहले मैंने फीफो करा 2,45 कैसे करूंगा ना, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा, हाँ, तो इशू जो करा हमने वो कैसे करा है? 1,25,000 इशू करा है, कितने के हिसाब से? 1,25,000 इशू करा है 6.50 के हिसाब से। ये हमने इस तरीके से इशू करा, 1,25,000 6.50 के हिसाब से। कितना बच गया? 8,12,500 रुपए का इशू करा। 1,25 है, अभी 2,45 इशू करना है, 2,45 में से 1,25 इशू कर दिया, तो कितना है? 1,20,000। तो क्या मेरे पे अगला मटेरियल पड़ा है? अगला मटेरियल 1,25 इशू करा, 2,45 टोटल इशू करना है, जिसमें से 1,25 में ओपनिंग स्टॉक का इशू करूंगा। अगर मेरा फीफो मेथड है तो फीफो मेथड है तो यहां से चलूंगा, लीफो है तो नीचे से चलूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो फीफो मेथड है तो यहां से चलूंगा, तो 1,25 नहीं गया 6.5 के हिसाब से। अब कितना और करना है? 1,20। तो ये 1.5 है तो 1,20 कर सकता हूँ, 1,20 करा 7.5 के हिसाब से, 1,20 और कर दिया एट द रेट 7.5 रुपए के हिसाब से। 1,20,000 और करा 7.5 रुपए के हिसाब से, ये आ गया 9 लाख। और टोटल आपके पास हो गया 9 प्लस 8,12,500, ये आ गया 17,12,500। तो टोटल कितना मटेरियल इशू कर दिया? 2,45,000 मटेरियल इशू कर दिया एट द रेट, जो भी एट द रेट नहीं आएगा क्योंकि भाई अलग अलग मटेरियल पे 2,45,000 लीटर इशू कर दिया है हमने इतने रुपए के हिसाब से। ये था इशू। अब बच कितना गया ये देखो, अब बच कितना गया, अब बच कितना गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, यही तो निकालना है दोस्तों। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कितना मटेरियल इशू करा, फिर किस तरीके से इशू करा है, और जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक कैसे बच गया, मुझे बताइए मुझे बताइए। देखो 1,25 गया पूरा, 1,25 पूरा चले गया, 1,50,000 में से 1,20 गया, तो कितना बच गया इसमें? 30,000 बच गया, 30,000 7.5 के हिसाब से और 1,07 के हिसाब से। तो जो 1,30,000 बचा है ना क्लोजिंग स्टॉक, कैसे बचा है? पहले 30,000 बचा होगा 7.5 रुपए के हिसाब से, और फिर 1,00,000 बचा होगा 7 रुपए के हिसाब से। समझ में आ रहा है? जो 30,000 बचा है ना, 1,30,000 जो बचा है वो कितने के हिसाब से बचा था? यही तो बताना था कि 1,30,000 जो क्लोजिंग स्टॉक उसका प्राइस क्या है। उसका प्राइस टोटल नहीं आता, उसका प्राइस होता कि 1,30,000 में से 30,000 7.5 के हिसाब से और 1,07 रुपए के हिसाब से। बताइए सर कितना हो गया? 30,000 इंटू 7.5, यह आ गया 2,25,000 और यहाँ आ गया 7 लाख। कर देंगे, मैं कहूंगा जो 1,30,000 है ना उसकी जो प्राइस है वो ये रहा 9,25,000 रुपये। आया समझ में? नहीं आया? तो जब हम फीफो से करते हैं तो किस तरीके से करा जाएगा फीफो, समझ में आया? अब अगर लीफो से करेंगे तो लीफो करेंगे इशू मटेरियल एज पर लीफो, इशू मटेरियल एज पर लीफो। लीफो से मटेरियल कैसे इशू करेंगे? लीफो से कैसे मटेरियल इशू करेंगे? सबसे पहले
जो इशू करा जाएगा वो कैसे करा जाएगा, सबसे पहले लास्ट वाला लिया जाएगा। लास्ट में क्या था, 1 लाख, वो भी कितने के हिसाब से, जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। तो 245 जाना है टोटल। अभी लीफो या फीफो जाना तो 245 है ना। अब प्रोसीजर अलग है, हम लीफो से कर रहे थे तो ऐसा होता, फीफो से करेंगे तो कैसा होगा। फीफो से लीफो से सॉरी फीफो से करा था तो पहले हुआ था। अब लीफो से करेंगे तो किस तरीके से होगा, पहले जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। तो लास्ट में 1 लाख यूनिट है 7 रुपए के हिसाब से, ये जाएगी 7 लाख। टोटल 245 भेजना है, 1 लाख गई, 145 और बच गया। अब अगली ये है 1.5, अगली पहले 1 लाख जाएगा, जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। वैसे हम यहाँ से चल रहे थे फीफो में, अब यहाँ चलेंगे। 1 लाख 7 के हिसाब से गया, 145 और बचा, यहाँ से भेज देंगे। तो 145 यहाँ से भेज देंगे, तो 1,45,000 एट द रेट 7.5 रुपये के हिसाब से। 1,45,000 इंटू 7.5 रुपये कितना आएगा, 10,87,500 टोटल कर लिया। 17,87,500 और इसका टोटल करोगे तो क्या आएगा, 2,45,000। मतलब 2,45,000 जो लीटर आपने इशू करा है वो इस प्राइस पे करा है। अगर आप लीफो से इशू करते हो तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बच जाएगा, बताइए। इधर देखिए, इसमें से 1 लाख गया, इसमें से 145 गया, इसमें से 5,000 बड़ा अच्छा 7.5 नहीं है, 7.10 है यार। अरे यार चलो मैं करता हूँ उसको ठीक। 5,000 बचा एट द रेट 7.10 के हिसाब से, ठीक कर लेना इसको, है ना, 7.10 के हिसाब से। और ये तो पूरा बच गया 1,25 हो गया ना, 1,25,000 एट द रेट 6.50 के हिसाब से। तो देखो हो गया ना 1,30,000। अभी भी 31 आया पर तरीका अलग गया, प्राइसिंग अलग हो गया। 5,000 इंटू 7.10 के हिसाब से ये आ गया 35,500। अभी मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है सबका। 1,25,000 और 6.5 के हिसाब से ये आ गया 8,12,500। टोटल करिए कितना, 8,12,500 प्लस 35,500, ये आ गया 8,48,000। ठीक है, 8,48,000, इसको ठीक कर लो। 7.10 है ये, 1,45,000 इंटू 7.10, ये आ गया 10,29,500 प्लस 7 लाख, ये आ गया 17,29,500। ठीक है, इसको ठीक कर लो। 7.10 था, इधर भी 7.50 की जगह 7.10 करना है, ये भी चेंज हो जाएगा और ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा नहीं तो। 7.10 तो 30,000 मल्टीप्लाई 7.10, 2,13,000, 9,13,000 आ जाएगा। इधर कितना आएगा, इधर भी 7.10 आएगा। ये जल्दीबाजी में मिस्टेक होगी मेरे से। 7.10 तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 7.10, ये आ गया 8,52,000 और 8,12,500, ये आ गया 16,64,500, 16,64,500। क्लियर है, तो ठीक कर लेना, आ जाएगा आपका। 7.10 होगा, 7.10 1,50,000 मल्टीप्लाई 7.10, ये आ गया 10,65,000 प्लस 8,12,500 प्लस 7 लाख, ये आ गया 25,77,500। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया एज पर लीफो और एज पर फीफो। ये रही क्वेश्चन, एज पर लीफो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और एज पर एज पर फीफो और एज पर लीफो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी। दूसरा पूछा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द मार्च 2017, सीओजीएस निकालना है। सीओजीएस कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटिंग सीओजीएस एज पर फीफो एंड लीफो, कैलकुलेटिंग सीओजीएस एज पर फीफो एंड ये फीफो के हिसाब से निकाल दूंगा यहाँ पर, और ये लीफो के साथ। अरे सीओजीएस निकालना है, कॉस्ट शीट बनाओ ना, टोटल कर दो सीओजी निकल जाएगी, सिंपल। आइए देखते कैसे निकालेंगे सीओजीएस। हाँ जी, तो हम कर रहे थे सर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर फीफो लीफो। थोड़ी वीडियो अलग दिखेगी आपको अभी, उस वीडियो में प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करी गई है। हालांकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, दरअसल वॉइस में कट कट का आवाज़ आ रहा था, तो मैंने कहा अगर ये अपलोड कर दूंगा तो दिक्कत आएगी, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो फिर यहीं से मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं, चलिए हमें 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 क्वेश्चन पे करना है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा।
हमने कहा सर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे, तो आप बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सिंपली निकालना होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकालते हैं दोस्त? अरे सीओजीएस निकालना आता है, कॉस्ट शीट बनाने आती है? हाँ सर आती है। बताइए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं जरा बताइए। बड़ा सिंपल सा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, दो परचेज करिए हमने, दोनों ऐड कर देंगे यहाँ पर, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल। डायरेक्ट लेबर तो दे नहीं रखा, तो रॉ मटेरियल क्या बन जाएगी? हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हाँ फीफो मेथड से ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और लीफो मेथड से भी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। देखो क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है किस मेथड से? फीफो से 9,13,000 रुपये। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है लीफो से 9,13,000 रुपये। ध्यान दे रहे हो आप? सॉरी फीफो से दे रखा है 9,13,000 रुपये, हमें फीफो मेथड से दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें लीफो मेथड से 8,48,000 रुपये, 8,48,000 रुपीज़। तो क्लोजिंग स्टॉक का डाल दीजिए आप 8,48,000 रुपीज़। इसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, हाँ साल के शुरू में हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा, महीने के शुरू में हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा था। देखिए ओपनिंग स्टॉक नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन यहाँ चालू हुआ था। ये देखो ओपनिंग स्टॉक मुझे दे रखा था 8,12,500। चाहे आप लीफो की बात कर लो चाहे फीफो की बात कर लो, ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक होगा। परचेज आपको दे रखी है 10,65,000 और 7 लाख, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 10,65,000 प्लस 7 लाख, 17,65,000 आ गया। तो दोनों में 17,65,000 ही आएगा, पर क्लोजिंग स्टॉक दोनों में अलग हो जाएगा, क्योंकि लीफो से अलग आता है क्लोजिंग स्टॉक और फीफो से अलग आता है। बाकी ओपनिंग और परचेज तो दोनों में एक ही रहेगी। आप लीफो मेथड से सोल्व करो, ओपनिंग स्टॉक और परचेज तो दोनों में एक ही रहना है। हाँ लीफो से फीफो से क्लोजिंग स्टॉक अलग आ सकता है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर चलता है और लीफो से नीचे चलता है, तो उधर क्लोजिंग स्टॉक अलग अमाउंट का आ सकता है। तो यहाँ पर जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, जहां तक मुझे दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है, आ गया 8,12,500 और 10,65,000, 8,12,500 मेरा ओपनिंग स्टॉक है। 8,12,500, 8,12,500, इसका भी 8,12,500 ही आएगा दोस्त। और इसका आएगा 17,65,000। सर 17,65,000 कैसे आया भाई? 10,65,000 और दोनों को जोड़ दिया 7 लाख को। दो परचेज करी है ना हमने, क्वेश्चन में आप ध्यान देखोगे तो हमने दो परचेज करी है। देखिए हमने दो परचेज करी है, एक तो 1,50,000 7.5 रुपये के हिसाब से, 10 के हिसाब से, और 1,07,000 के हिसाब से। तो हमने दो बार परचेज करी है, तो दोनों का आ गया। तो मुझे बताइए सर ये क्या आ जाएगा? ये आपकी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट में तो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर भी ऐड होता है, हमें तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, हमें तो मटेरियल चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? मटेरियल, तो लेबर कहाँ से गिवन होगा? इसलिए डायरेक्ट लेबर नील और डायरेक्ट एक्सपेंस नील, तो हमने क्या कर दिया? प्राइम कॉस्ट बोल दिया। मुझे बताइए कितना आ जाएगा? 8,12,500 प्लस 17,65,000, अब माइनस करेंगे 9,13,000 रुपये, तो ये आ जाएगा सर 16,64,500। इधर क्या आ जाएगा? माइनस करेंगे 8,48,000 रुपये, तो आ जाएगा 17,29,000, नहीं नहीं नहीं, 8,12,500 प्लस 17,65,000 माइनस 8,48,000, तो आया 17,29,500। ये आ रहा है इसका। तो 17,29,500 तो इसका आया दोस्त, और 16,64,500 इसका आया। अब मैं यहाँ ऐड कर देते हैं ऑल एक्सपेंसेस। अब ये ऑल एक्सपेंसेस मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है पहले से। दोस्तों ये ऑल एक्सपेंसेस में फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, ऑल एक्सपेंस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, ऑल एक्सपेंस सेलिंग, मतलब सारा आ गया, मतलब सारा खर्चा आ गया, फैक्ट्री का भी ऑफिस का भी। इसको ऐड करने के बाद हमारा सीधा सीधा सीओजीएस आ जाएगा। क्यों? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री ओवरहेड अलग से, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये सब कुछ नहीं दे रखा हमें। तो भाई सारा सारा कुछ नहीं दे रखा, जब सब नील हो गए तो यही ऐड करने के बाद बाकी सारा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। और सीओजीएस 45,000 का आपको एक्सपेंसिस दे रखा है, तो अगर आपको एक्सपेंसिस 45,000 रुपये का, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो यहाँ पर आप ऐड कर देते फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मान लो यही दे रखा है एक्सपेंस, फैक्ट्री एंड ऑफिस दोनों मिलाकर दे दिया 45,000 रुपये, सारा खर्चा मिलाकर दे दिया 45,000 रुपये। इसके बाद क्या ऐड करते थे?
कुछ भी नहीं, ऐड कर दो सी एस सी एस, और तो नील है ना, और कुछ भी नहीं दिया हमें क्वेश्चन के अंदर डिटेल। जब हमें कुछ क्वेश्चन के अंदर डिटेल दी नहीं दोस्तों, तो हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लो ऐड कर दिया, खत्म, आ गया, हो गया हमारा सी एस, यही होता है। अगर आप पूरा फॉर्मेट बनाना चाहो पूरा फॉर्मेट बना लो। हमें सिर्फ दो चीजें दे रखी है, हमें मान के चलो ये एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड, ये मान के चलो ये एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंस है, हमें फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, बाकी सब में नील। तो यही हमारी सीओजीएस होगी, यही हमारी फैक्ट्री कॉस्ट होगी, यही हमारी ऑफिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, यही हमारा कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, सब कुछ यही है। लो भाई 17 लाख, इसमें 45,000 ऐड कर देंगे, कितना 17,74,500, 17,74,500, इसमें 16,64,500 में ऐड करेंगे 45,000 रुपये, ये आ गया 17,09,500। तो आपको बोला है सीओजीएस निकालने को, तो हमने निकाल दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, नहीं दे रखा, तो यही क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, जब नहीं दे रखा दोस्तों तो वो जीरो मानेंगे, जीरो मानेंगे तो यही सीओजीएस, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही फैक्ट्री कॉस्ट और यही कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, चलिए इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आप निकालिए प्रॉफिट और लॉस ऑफ मार्च 2017। हमें मार्च 2017 का कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर मार्च 2017। मार्च 2017 का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है हमें। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही लीफो से वही फीफो से। तो मैंने कहा ये लो भाई फीफो मेथड से आप बताइए, फीफो मेथड से आपकी सेल कितनी हुई और फीफो मेथड से आपकी कॉस्ट कितनी हुई। ऐसे लीफो मेथड से सेल बता दो, लीफो मेथड से कॉस्ट बता दो। अबे सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो दोस्तों, आ गया ना। अरे दोस्तों सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई मेरी सेल कितनी है, एज पर लीफो एज पर फीफो, उसमें से माइनस कर देना है क्या, अभी निकाला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वही हमारी कॉस्ट ऑफ सेल होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, CO, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अरे सेल में से जब COGS माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो क्या आ जाता है दोस्त, प्रॉफिट आ जाता है ना। बस इसीलिए तो निकाला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। क्या मुझे सेल गिवन है, हाँ गिवन है यार। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने कितनी यूनिट, सबसे पहले मैंने बता दिया था हमने कितनी यूनिट बेच दी। हमारा ओपनिंग स्टॉक ये था, परचेजेज ये था, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, इतनी यूनिट हमने इशू कर दी। तो हमने कितनी यूनिट बेच दी भाई, हमारे पास 3,75,000 लीटर था और 1,30 हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो 2,45 लीटर हमने, तो फीफो मेथड के हिसाब से 2,45 कितना होगा, 16,64,500 रुपए का। चलिए ये देखिए, इधर देखो यार कितना भी यूनिट बेची हमने, सीधा सीधा सेल दे रखी है, इतना क्या झंझट पालना, सीधा सीधा सेल दे रखी है, तो ध्यान नहीं दिया मैंने। अगर सेल नहीं दे रखी होती तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ता है, सेल का पर यूनिट दे रखा होगा था, अगर ये कॉस्ट इतनी है तो पर यूनिट सेल कितनी होती है वो पता होता, तो फिर हम बेचते उसको, है ना। तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सेल डायरेक्ट गिवन नहीं होती तो आपको सेल प्राइस गिवन होता और उस सेल प्राइस को टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके सेल निकाल देते, बस। यहाँ पर आपको सेल गिवन है डायरेक्टली, जब सेल आपको गिवन है कॉस्ट ऊपर से दे रखी है, कॉस्ट दे रही है 17,09,500 और इस वाली की कॉस्ट दे रही है 17,74,500 और सेल आपको दे रखी है 19,25,000, 19,25,000, 19,25,000। तो बताइए सर आपका क्या आंसर आएगा। 19,25,000 में से माइनस करेंगे 17,09,500, ये आ जाएगा आपके पास 2,15,500। 19,25,000 में से माइनस करेंगे 17,74,500, ये आ गया 1,50,500, 1,50,500 और ये आपका तरीके का हो गया प्रॉफिट दोस्तों। और ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पर खत्म। तो हमने क्वेश्चन नंबर 41 भी हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्त, और क्वेश्चन नंबर 40 भी हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। हमने दो क्वेश्चन आज की क्लास में कर लिए, 40 और 41। तो मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन कोई भी लीफो फीफो का नहीं बचा। एक ये क्वेश्चन बचा है 27, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है शॉर्टेज का, एक बार मैं देख लेता हूँ। अगर मुझे लगा कि यार शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट अभी समझाना ठीक रहेगा तो मैं समझाकर खत्म कर दूंगा इसको भी, ठीक है। तो फीफो लीफो वाला कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सारे खत्म हो जाएंगे स्कैनर के साथ। अच्छा एक लास्ट में एक वर्कबुक भी थी हमारे पास, वर्कबुक के अंदर हमें क्वेश्चन दे रखे थे, ये देखिए, ये देखिए लीफो का क्वेश्चन दे रखा है। वर्कबुक में लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, लीफो मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्या इसको करके देखे, एक बार लीफो मेथड से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ कर लेते हैं यार, देखो प्रैक्टिस ही तो करने आया हूँ, मुझे थोड़ा ना प्रैक्टिस करनी है दोस्त, प्रैक्टिस तो आपको करनी है। मैं चाहूँ तो उसको होमवर्क दे दूँ, पर मेरा ये शुरू से रहा है, चाहे मैं अकाउंट पढ़ाऊँ, चाहे मैं लॉ पढ़ाऊँ, चाहे मैं कॉस्टिंग पढ़ाऊँ दोस्त, मैं कभी भी कोई क्वेश्चन छुड़वाता नहीं हूँ। तो इसलिए चाहे वो आसान हो चाहे सिंपल हो, हाँ बच आप स्किप कर सकते हो, आप इसको अपने आप कर लो, स्किप कर लो, आगे स्किप करने का देख लो आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो शुरू से देख लेना, कर लिया तो बढ़िया हो जाएगा।
ठीक है, चलिए करते हैं। 48 क्वेश्चन करने सारे हैं, लीफो मेथड से करना है इसको, फीफो से नहीं करना है, लीफो से करना है। अच्छा वेस्ट भी दे रखा है, चलो यहाँ पर वेस्ट भी दे रखा है तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ समझकर हम वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना। यहाँ वेस्ट करके हम वाला, तो अभी वीडियो काटना नहीं है आपको। 48 क्वेश्चन करना है, 48 क्वेश्चन में ध्यान से करेंगे, साथ साथ करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे, अपने आप मत करिए, मेरे साथ साथ करें 48 क्वेश्चन। और फिर 27 में चलकर वो भी खत्म करते हैं, और खत्म ही करते हैं, लीफो फीफो खत्म ही करते हैं सर। फिर आगे हमें नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आइए थोड़ा टाइम और लगाते हैं और खत्म करते हैं, 48 क्वेश्चन करते हैं। हम देखेंगे फॉर्मेट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमें करना है लीफो मेथड से, ठीक है। आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपके लिए, ठीक करते हैं। लीफो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या रहा है कि देखिए, जनवरी 1 2018 में हमारे पास इतना बैलेंस पड़ा है, 100 यूनिट पड़ा है, 1.10 पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो जनवरी 2018 का जनवरी 1, ठीक है। क्वांटिटी प्राइस वैल्यू, क्वांटिटी प्राइस वैल्यू, क्वांटिटी प्राइस वैल्यू। अब जनवरी 2018 में 1 जनवरी को क्या है, बैलेंस पड़ा हुआ है 100 यूनिट, 110 के 1.100 यूनिट पड़ा है, 1.10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो 100 मल्टीप्लाई 1.10 आ जाएगा 110, आ जाएगा 110। इसके बाद जैन 2 2018 को दूसरा जनवरी को रिसीव करा 200 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ करेंगे, जनवरी 2 को हमने रिसीव करा 200 यूनिट, कितने के हिसाब से, 1.20 पर यूनिट के हिसाब से, 1.20 पर यूनिट के हिसाब, 200 मल्टीप्लाई 1.20 क्या आ जाएगा 240। कितना बच गया भाई, 100 यूनिट बच गया 1.10 के हिसाब से 110, और 200 यूनिट बच गया 1.20 के हिसाब से 240, ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ, जनवरी सेकंड खत्म हो गया, जनवरी 10 को इशू करा 150 यूनिट, और लीफो मेथड है तो पहले नीचे से इशू करेंगे। तो जनवरी जनवरी कब, जनवरी 10 को हमने इशू करा है 150 यूनिट, तो इससे इशू करूंगा, लीफो है तो पहले ये इशू करा जाएगा। तो 150 यूनिट 1.20 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाई 1.20 क्या जाएगा 180। बच क्या जाएगा, 100 यूनिट बच जाएगा 1.10 के हिसाब से 110, और यहाँ 50 यूनिट बच जाएगा 1.20 के हिसाब से 240। इसके बाद जनवरी 2014 में रिसीव करी है 100 यूनिट 1.30 के हिसाब से। तो जनवरी 2014 को जनवरी 2014 का 14 जनवरी को हमने रिसीव करा है 100 यूनिट 1.30 के हिसाब से। तो 100 यूनिट 1.30 के हिसाब से हो जाएगा 130, 1 2 3 ऐसी चीज। 100 यूनिट बचा है 1.10 के हिसाब से 110, 50 यूनिट बचा है 1.20 के हिसाब से, अच्छा ये गलत है, 50 यूनिट 1.20 के हिसाब से आएगा 60, ये आएगा 60। और हमारे पास 100 यूनिट बचा है 1.30 के हिसाब से 130, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। जनवरी 14 में ये हो गया, जनवरी 18 में 150 यूनिट इशू करिए फिर दोबारा। तो जनवरी 18 में 150 यूनिट इशू करी, तो पहले 100 यूनिट इसकी होगी 1.30 के हिसाब से 130, और फिर 50 यूनिट इसकी होगी 1.20 के हिसाब से 60। लिफो हम नीचे से चलते हैं, तो क्या बच जाएगा 100 यूनिट 1.10 के हिसाब से 110। इसके बाद क्या कह रहा है, जनवरी 23 को रिटर्न हुआ है फ्रॉम द इशू ऑन 10 जनवरी, दो कह रहा है 10 जनवरी को जिस प्राइस पे इशू करा था उस प्राइस पे रिटर्न आ गया है 20 यूनिट, ऐसे लिखकर बता रहा है आपको। रिटर्न फ्रॉम द इशू, जो इशू हमने 10 तारीख को किया था, इशू ऑन 10 जनवरी, 10 तारीख को जिस प्राइस पे मैंने इशू करा था रिटर्न आ गया उस प्राइस पे 20 यूनिट, ठीक है। तो भाई कितनी तारीख को आया, जनवरी 23 को आया, तो जनवरी 23 को
20 यूनिट आया, किस प्राइस पर आया ये बता दिया उसने। अगर ऐसा ना बताए तो हमें इनमें से प्राइस मानना पड़ता है, इनमें से मानना पड़ता है, पर हमें बताएगा क्लियरली, नहीं तो यहाँ पर बताएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा होगा कि एक होगा तब ना बताएगा, समझे भाई। अगर मान लो नहीं, इस बार नहीं बताया होता तो मैं कौन सा लेता, यार लेता या लेता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी रिटर्न होगा हमेशा बताएगा, हम इन दोनों में से कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर ना बताए ना तो इन दोनों में से हम कोई भी एज्यूम कर लेंगे, इन दोनों में से हम कोई भी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हम हमेशा नीचे वाला कर लेंगे, जो हमारा नीचे वाला, क्योंकि पहले 100 यूनिट भेजी थी वो यूज होगी, फिर 50 यूनिट भेजी तो उसमें से वापसी आया होगा, तो हम नीचे वाला कर लेंगे। अगर ना बताए तो, हालांकि हर बार बता देता है, और अगर नहीं बताता तो यहाँ पर एक ही रहता, दो नहीं रहते। ठीक है, फिर वो कंफ्यूजन के फिर एजम्पशन चलती है दोस्त। सर अगर हमने याला कर दिया तो कर लीजिए, कोई सुनिए, एजम्पशन है, जब आपको नहीं बताया तो हाँ एजम्पशन चलती है। ठीक है, तो बताइए, तो 10 जनवरी को जिस प्राइस बेस हुआ था, देखो 1.20 के प्राइस में, देखो एक ही बार हुआ है ना, उसने दिमाग लगा के दिया है, क्योंकि उसको ही पता है कि अगर मैं जनवरी 18-12 कह दूं तो उसके अंदर दो मटेरियल, दो प्राइस पे इशू हुए थे, तो वहां किस वाला लेंगे ये कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट को बताया गया कि 10 जनवरी को जिस प्राइस पे इशू करा था उसी प्राइस पे, तो एक ही 10 जनवरी को एक ही चीज इशू करी थी एक ही प्राइस पर, इसलिए वो वाला आया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कि जहां पर आपकी कंफ्यूजन क्रिएट, और ऐसा क्वेश्चन बन गया कि कहीं पर नहीं मिल रहा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कौन सा प्राइस है समझ नहीं आ रहा, तो फिर एजम्पशन लगती है, फिर हम एज्यूम करते हैं। अभी तो 1.20 के लिए सोच लेंगे। हाँ, अभी तो भाई साफ साफ क्लियरली बता रखा है, 20 यूनिट 1.20 के हिसाब से आ गया, पर ये रिसीव करा है, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीव हुआ है 24। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो 100 यूनिट हमारे पहले से था 1.10 के हिसाब से 110, फिर हमारे पे 20 यूनिट और आया 1.20 के हिसाब से 24। इसके बाद जनवरी 26 को हमने रिसीव करी 100 यूनिट 1.20 के हिसाब से, जनवरी 26 को हमने रिसीव करी 100 यूनिट 1.20 के हिसाब से। हाँ जी, तो इतना आ गया 120। तो हमारे पास क्या बच गया, 100 यूनिट बच गई 1.10 के हिसाब से 110, फिर 20 यूनिट बची 1.20 के हिसाब से 24, और फिर 100 यूनिट बच गई 1.20 के हिसाब से 120। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वेस्टेज। इस वेस्टेज का क्या करना है जो 30 जनवरी को हो गई है। अब देखो ये वेस्टेज हुई है, वेस्टेज क्या हुआ है, 10 यूनिट ना वेस्ट हो गया। कहाँ वेस्ट हुआ, स्टोर में ही वेस्ट हो गया। अब जब स्टोर में वेस्ट हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी यूनिट कम हो गई। अभी हमारे पे कितनी यूनिट है, 100, 20 और 100, मतलब 220 यूनिट है। 220 में यूनिट पे जो हमारी स्टोर पड़ी है बैलेंस, इसमें से 10 यूनिट वेस्ट होगी। अब ये 10 यूनिट जो वेस्ट हुई, ये कौन सी वेस्ट हुई है, किस प्राइस वाली वेस्ट हुई है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, वेस्टेज का क्वेश्चन आता है, तो हम उस केस के अंदर क्या कहते हैं, जब भी वेस्टेज होती है ना, तो आप देखना कि जिस दिन वेस्ट हुई है उससे पहले किस टाइम पे रिसीव्ड हुआ था पैसा, मतलब कि पैसा कह रहा हूं किस टाइम पे यूनिट मंगाई थी 26 जनवरी को। देखो जनवरी 30 को, जनवरी 30 को हमारी वेस्टेज हुई। अब जनवरी 30 को वेस्टेज तो हुई, पर वेस्टेज को माइनस कैसे करूं, तो इशू करके माइनस करते हैं। यहां पर इशू नहीं कर रहा मटेरियल, इशू में डाल रहा हूं, और ये समझकर कि मुझे माइनस करना है, क्योंकि माइनस वैल्यू, मटेरियल कब माइनस होता है, मटेरियल कब कम होगा, जब मैं इशू करूंगा। अब यहां पर बेसिकली इशू तो करा नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो मुझे माइनस करवाना है ना वेस्टेज को। तो जो 10 यूनिट मैं माइनस करूंगा वो कितने प्राइस पे करूंगा, तो देखना कि जनवरी 30 को जिस दिन वेस्टेज हुई है उससे पहले, उससे जस्ट बिफोर कब रिसीव्ड करी थी आपने कोई यूनिट, उससे पहले कब रिसीव करी थी, जिस प्राइस पे रिसीव करी थी उस प्राइस पे वेस्टेज शो कर देना। समझ में आया एजम्पशन? तो वेस्टेज की एजम्पशन क्या है, इधर नीचे लिख देंगे, हिंदी में लिखूंगा बड़े आराम से, कि जब भी वेस्टेज होता है, जब भी वेस्टेज होता है, जब भी वेस्टेज होता है, तो वो वेस्टेज स्टोर में होता है, तो वो वेस्टेज स्टोर में होता है, तो उसमें से तो टोटल बैलेंस यूनिट में से, तो टोटल बैलेंस यूनिट में से उस वेस्टेज को हटाना होता है, उस वेस्टेज को उस वेस्टेज को हटाना होता है। जो भी वेस्टेज होता है,
जो भी वेस्टेज होता है वो वेस्टेज स्टोर में होता है, तो उस टोटल बैलेंस यूनिट में से उस वेस्टेज को हटाना होता है। इसलिए इसलिए हम उस वेस्ट यूनिट को 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 इशू में दिखाते हैं, इशू में शो करते हैं। और उस प्राइस पे शो करेंगे में वेस्ट यूनिट को शो करेंगे करेंगे जो करंटली उससे पहले खरीदा हो, करंटली उससे पहले खरीदा होगा, जस्ट बिफोर बाय, जस्ट बिफोर बाय मतलब इससे पहले आपने कब मटेरियल खरीदा था, जो मटेरियल इससे पहले खरीदा, आज वेस्ट हुई 30 जून को, आप देखो कब मटेरियल खरीदा, 26 तारीख को खरीदा, 26 तारीख पर जिस प्राइस पे मटेरियल खरीदा, आप समझना ये वेस्टेज इसी में से हुआ है, इसी 100 यूनिट में से वेस्टेज हुआ है, ये मान के चलेंगे। मतलब जो हमने करंटली रिसीव्ड करी थी यूनिट, अगर उस यूनिट में जो हमने करंटली रिसीव करी, हम मान के चलते हैं जो वेस्टेज हुआ है वो करंट वाली यूनिट से हुआ है, और उस प्राइस को हम लेके चलते हैं 1.20, दैट इज 12, दैट इज 12। तो अब कितना बच गया भाई, हमारे पास 100 यूनिट बच गई, 1.10 के हिसाब से 110 रुपये, हमारे पास 20 यूनिट बची है 1.20 के हिसाब से 24 रुपये, और हमारे पास 90 यूनिट बची है 1.20 के हिसाब से 108 रुपये, दैट द फाइनल। और इसके बाद एक और बार इशू करा है शायद, जनवरी 31 2018 को इशू करा है 110 यूनिट, बस कर दो इशू। जनवरी 2018 को जनवरी 31 को इशू करा 110 यूनिट, पहले 90 करूंगा, फिर 20 ये कर दूंगा तो 110 हो जाएगी, तो 90 कर दूंगा 1.20 के हिसाब से 108, अभी 20 और रह गई तो 20 और कर दूंगा 1.20 के हिसाब से 24, तो हमारे पास यूनिट क्या बच जाएगी, हमारे पास जो बैलेंस यूनिट बच जाएगी वो 100 यूनिट बच जाएगी 1.10 के हिसाब से 110। दोस्तों ये जो यूनिट है ना, ये इशू नहीं करी, माइनस करने के लिए इशू में शो करा है, बेसिकली ये क्या है हमारी वेस्टेज। तो अगर वेस्टेज आ जाती है तो किस तरीके से काम करना समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कि जो भी वेस्टेज होगी तो हम उसको इशू में रखेंगे, क्योंकि हमें उसको मटेरियल में से माइनस करवाना है, और माइनस तभी हो सकता है जब आप इशू में रखो उसको, इस टोटल में से तभी माइनस होगा जब इशू में रखो, ठीक है। किस प्राइस पे रखेंगे, जो करंटली आया था, हम समझेंगे ये वेस्टेज उसी में से हुआ है, तो उस प्राइस पे हम इसको माने के चलेंगे। लो जी, क्वेश्चन हो गया खत्म, और आपका आंसर आया 100 यूनिट 110 रुपए का। आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा फीफो पे। और वर्कबुक के अंदर बेसिकली आप वर्कबुक खोलेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन थे जो कि आज के सिलेबस के हिसाब से थे, ठीक है। तो बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन भी है, तो मैंने वो पुराने पुराने क्वेश्चन नहीं लिए। आप 48 क्वेश्चन कम नहीं होते मटेरियल चैप्टर में दोस्तों, 48 क्वेश्चन कर लो, आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, ये 48 क्वेश्चन करके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप कर रहे हो दोस्त, छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, काफ़ी काफ़ी खतरनाक चीज़ें है ये, सही बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन आप छोटे मोटे नहीं है, आप स्टडी मैट के क्वेश्चन और पेपर में आए क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस होता है। आप देख लीजिए, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और वो स्टडी मैट के क्वेश्चन थे, देखो डिफरेंस बहुत होता है दोस्त। तो स्टडी मैट करना ही इनफ नहीं होता इंटरमीडिएट लेवल पर, स्टडी मैट करना ही इनफ नहीं होता इंटर लेवल पे, आपको उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको स्कैनर और वर्कबुक करनी होती है, और उसके बाद अगर कोई टाइम होता है तो फिर मॉक टेस्ट पेपर उठाइए। मॉक टेस्ट पेपर बाद में उठाइए, पहले मत उठाइए। स्टूडेंट पहले मॉक टेस्ट पेपर करने लग जाते हैं, उसे तो ना आता कभी, मॉक टेस्ट पेपर से कभी नहीं आता। मॉक टेस्ट पेपर आपको सिर्फ पेपर पैटर्न बताता है दोस्तों, मॉक टेस्ट पेपर कभी उसमें से आता नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस ज्यादा करने के लिए एमटीपी कर लो, बस आरटीपी कर लो, प्रैक्टिस ज्यादा करने के लिए। बेसिकली पेपर कहाँ से आता है, एक तो स्टडी मटेरियल से आएगा, एक हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चन से आएगा, और वर्क बुक से आने के काफी चांसेस रहते हैं। इसके बाद जो आप आगे करते हो वो खुद की प्रैक्टिस के लिए होता है, वो कोई पेपर पैटर्न के लिए नहीं है।
अगर 48 क्वेश्चन आप कर ले तो ये इनफ होती है प्रैक्टिस करने के लिए, वो बहुत है, क्योंकि हमें सारी चैप्टर देखने, एक चैप्टर तो है नहीं, सारे चैप्टर को लेकर चलना है। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और मेरी गारंटी ये है, मेरी गारंटी तो क्या कहूंगा, मैं पूरा श्योर हूँ कि 80 पेपर परसेंट इसी इसमें से आएगा, इसी में से आएगा। डिजिट चेंज हो जाएगी वो अलग चीज है, पेपर इसी में से आएगा। अब इस बुक को कर लीजिए बस। कह रहा है 27वां क्वेश्चन कह रहा है फ्लोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री मई 2013, प्रिपेयर अ स्टोर लेजर, ओनली द क्वांटिटी एंड रेट कॉलम ऑफ द रिसिप्ट एंड रिक्वायर्ड, ओनली द क्वांटिटी एंड रेट कॉलम रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी और रेट कॉलम ही रिक्वायर्ड है। फिर कह रहा है जी आपको क्वेश्चन करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, और आपको बाद में निकालना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, दोनों ही मेथड के अंदर। विच मेथड शो अ मोर फेवरेबल सिचुएशन, कौन सा मेथड बढ़िया मेथड है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेशियो डू नॉट इंक्लूड द शॉर्टेज वैल्यू इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। जब आप ये बताओ कि कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा, तो तब उस केस के अंदर शॉर्टेज वैल्यू को मत लीजिएगा। ओके, अब आपसे कह रहा है कि मई 2013 की ट्रांजैक्शन है, इस तरीके से आपको 28 ट्रांजेक्शन दे रखी है। लास्ट में कहता है देयर वाज एन शॉर्टेज ऑफ 5 यूनिट ऑन 15 तारीख एंड 8 यूनिट की शॉर्टेज है 27 तारीख को। तो 5 यूनिट की शॉर्टेज है 15 तारीख को और 8 यूनिट की शॉर्टेज है 27 तारीख को। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, और किस तरीके से करेंगे, सिंपली आप फॉर्मेट बना लीजिए वही स्टोर लेजर का। लीजिए फॉर्मेट बन गया तैयार। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 27, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है लीफो और फीफो मेथड के बेसिस पर। सारे क्वेश्चन बुक के करा दिए हैं मैंने, पहले मैं फीफो मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। वैसे तो बोला था क्वांटिटी रेट ही लिखना, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, पर फॉर्मेट पहले से बना था तो लिख दिया। अगर आप चाहो, क्योंकि उसने साफ साफ बोला हमें सिर्फ क्वांटिटी और रेट चाहिए बस, पर बैलेंस में आपको तीनों लिखने होते हैं, चाहे आपसे बस रिसिप्ट और इशू में आपको क्वांटिटी रेट बोला होगा उसने पक्का। देखिए एक बार कह रहा है, देखो ओनली क्वांटिटी एंड रेट कॉलम ऑफ रिसिप्ट एंड इशू आर रिक्वायर्ड, सिर्फ रिसिप्ट और इशू में ही रेट और क्वांटिटी का कॉलम बनाइए, बाकी में बैलेंस में आपको तीनों ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बैलेंस में वैल्यू भी शो करना होता है। कोई बात नहीं, क्योंकि हमने फॉर्मेट बना रखा है। पेपर में अगर आप चाहे तो वैल्यू का कॉलम यहाँ से हटा सकते हैं, सिर्फ रेट और क्वांटिटी ही लिख सकते हैं, पर इधर आपको पूरा ही लिखना होगा, बैलेंस में पूरा लिखना होता है, क्योंकि बैलेंस में बताना भी पड़ता है कि वैल्यू कितनी है। स्टार्ट करते आइए। सबसे पहले 1 तारीख को हमारा ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से, 1 तारीख को ओपनिंग था। तो 2013 का मई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 500 यूनिट कितने के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से था। 500 यूनिट 25 के हिसाब से कितना हो गया, 12,500। इसके बाद 2013 मई 3 को 70 यूनिट इशू करी, मई 3 को 70 यूनिट इशू करी है। 70 यूनिट किस पे करूंगा, 25 पे ही करूंगा। तो 70 यूनिट 25 के हिसाब से कितना हो गया, 1750। अब 500 में से 70 यूनिट गई, कितना बच गया, 430 यूनिट 25 के हिसाब से बच गया बैलेंस, कितना, 10,750। इसके बाद मई 3 के बाद हो गया, मई 4 को 100 यूनिट इशू करी, मई 8 को 80 यूनिट इशू करी है। मई 4 को 100 यूनिट, वही 25 के हिसाब से 2500, बच जाएगा 330 यूनिट 25 के हिसाब से, 330 यूनिट 25 के हिसाब से आ जाएगा 8,250। इसके बाद मई 4 हो गया, मई 8 को हमने 80 यूनिट इशू करा 25 के हिसाब से, 80 यूनिट इशू करा 25 के हिसाब से 2000। अब 330 में से 80 गया, 250 इंटू 25 के हिसाब से 6,250। इसके बाद 13 तारीख को हमने रिसीव करा 200 यूनिट 24.5 के हिसाब से। तो मई 13 को 200 यूनिट रिसीव करा 24.5 के हिसाब से, करना 200 यूनिट मल्टी 24.5 के हिसाब से 3900 रुपये। तो अब देखिए मेरे पे कितनी बची, एक तो 250 यूनिट बच गई 25 के हिसाब से 6,250,
और 200 यूनिट बच गई 24.5 के हिसाब से 4900। इसके बाद रिटर्न टू स्टोर, स्टोर को रिटर्न टू स्टोर मतलब स्टोर से, सॉरी फैक्ट्री से स्टोर पे आ गया, ये भी रिसिप्ट होगी एक तरीके की। 15 यूनिट 24 रुपए के हिसाब से साफ साफ बता दिया है, रिटर्न जब भी हो रहा है वो बता रहा है हमें 15 यूनिट 24 रुपए के हिसाब से। तो मई 14 को 15 यूनिट रिसीव हुई 14 रुपए के हिसाब से, 24 रुपए के हिसाब से। 15 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपके पास कितना आ गया सर? 360। क्या बच गया? एक तो 250 यूनिट बच गई 25 के हिसाब से 6250। एक 200 यूनिट बच गई 24.5 के हिसाब से 4900। और एक 15 यूनिट बच गई 24 के हिसाब से 360। मेरी लाइन लहर रही है। नेक्स्ट क्लास में हमारा नया कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्लास में नया कॉन्सेप्ट चलेगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट खत्म करा दूं, और उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस या 2 क्लास और क्वेश्चन चाहिए, उसके बाद थ्योरी चलेगी मटेरियल चैप्टर की, और फिर जाके मटेरियल खत्म होगा। देखिए हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो डिटेल में कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगा रहे हैं पर डिटेल में कर रहे हैं। कोशिश रहेगी जल्द से जल्द आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाए, पूरी कोशिश है, और करा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इशू 180 यूनिट, तो मई इशू करा 180 यूनिट मई 16 को। तो मई 16 को 180 यूनिट इशू करा। कैसे इशू करेंगे? पहले 15 फीफो मेथड है ना, ऊपर से जाएगा 180 25 रुपये के हिसाब से 4500। कितना बच जाएगा भाई? 250 माइनस 180, 70 यूनिट बच जाएगी 25 के हिसाब से 1750। इसके बाद 200 यूनिट और बच जाएगी 24.5 के हिसाब से, वही 4900। और 15 यूनिट बच जाएगी 24 रुपये के हिसाब से 360। अब देखो यहाँ पर वो कह रहा था कि देखो 15 की यूनिट का शॉर्टेज हुआ 15 तारीख को, और 8 यूनिट का शॉर्टेज हुआ 27 तारीख। तो 15 तारीख तो है ही नहीं बीच में, इधर देखो बीच में 15 तारीख नहीं है, और 27 तारीख भी बीच में है नहीं, ठीक है? 20 को रिसीव कर लेते हैं पहले, रिसीव 240 रुपये यूनिट 24.5 के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी होती है, शॉर्टेज ना शो करनी होती है हमें, हमें ना शॉर्टेज दिखानी होती है यहाँ पर। पहले वो दिखा देते हैं 15 तारीख को, क्योंकि लिखा है, तो अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो गलत हो जाएगा आंसर में, क्योंकि वहाँ पर कह रहा है कि 15 तारीख को भैया शॉर्टेज हुई है। तो देखो 15 तारीख को, मई 15 को, मैं इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, आप मत करिएगा। मई 15 को क्या हुआ? शॉर्टेज हुई। शॉर्टेज का क्या मतलब हुआ? बेसिकली शॉर्टेज का क्या मतलब है? शॉर्टेज का क्या मतलब है? अब बेसिकली शॉर्टेज का क्या मतलब है वो समझिए आप। देखिए जब आप कभी किसी गोडाउन में आपने देखा होगा ना, तो मैंने देखा है हकीकत में, ऐसा मेरे साथ मैंने सामने सामने देखा है। क्या होता है, एक दिन मैं चले गया गोडाउन के अंदर, तो देखा मैंने वहाँ पर कि यार वहाँ पर ना बड़े बड़े ट्रक आते हैं, और ट्रक से उनका माल लोड होता है। तो लोग क्या करते हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, उस ट्रक में से कुछ माल निकाल लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं, और हो सकता है वो बेच भी देते हैं। तो क्या होता है कि जब ट्रक से माल आ रहा होता है, तो ट्रक से माल आ रहा होता है, तो जब अनलोडिंग करते हैं, तो अनलोडिंग करते टाइम जब उसको स्टोर पे रखते हैं, तो काउंटिंग तो स्टोर कीपर करता है, वो तो ना अनलोडिंग करेगा, पर पीछे से कहीं माल निकाल लिया तो क्या होता है, जब स्टोर लेजर ट्रक से उतरने के बाद, अनलोडिंग करने के बाद, मटेरियल जब वहाँ रखा जाता है, अनलोडिंग करने के बाद जब मटेरियल स्टोर पे होता है, तो जो स्टोर लेजर होता है वो फिजिकल काउंट करता है कि भाई कितने हमारे पास आ गए हैं, ठीक है? अब मान लो उसमें से क्या हो गया, 3-4 चीज निकाल ली गई लेबर द्वारा। हो जाता है भाई, बहुत सारी जगह होता है ऐसा। अब देखो गोडाउन में जाएंगे तो बहुत सारी जगह होता भी है कि क्या करते हैं लेबर, क्या कर देते हैं, अगर उनको काम की चीज मिलती है तो निकाल लेते हैं, है ना? तो लेबर ने निकाल लिया, अब क्या हो गया, उसको कहते हैं शॉर्टेज। कि भाई मटेरियल तो आया था 250 यूनिट, पर मेरे काउंटिंग के हिसाब से मटेरियल हो रहा है 240 यूनिट, 10 यूनिट कहाँ गया? इसको कहते हैं शॉर्टेज। अब शॉर्टेज से क्या होता है आप मुझे बताइए? मटेरियल कम हो गया। पहले मतलब समझ में आया शॉर्टेज का क्या है? कि जब स्टोर कीपर वेरीफाई कर रहा था स्टॉक को, जब स्टोर कीपर स्टॉक को वेरीफाई कर रहा था, तो जितनी यूनिट आई उससे कम यूनिट वेरीफाई हुई, उससे कम यूनिट दिख रही है, तो उसको कहते हैं शॉर्टेज हो जाना। हो सकता है कि वो कहीं बाहर गिर गई हो ट्रक आते आते, हो सकता है कि
चुरा लिया गया हो, थेफ्ट कर लिया गया हो। तो शॉर्टेज का मतलब क्या होता है दोस्त, मैं लिख देता हूँ शॉर्टेज का मतलब क्या होता है। अब लिखिए शॉर्टेज का मतलब, लिखिए। अब समझ में आना चाहिए शॉर्टेज का मतलब, नहीं तो फिर दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे। क्वेश्चन आते हैं शॉर्टेज के। जब स्टोर कीपर, जब स्टोर कीपर स्टॉक को वेरीफाई करता है और उसको लगता है कि जितनी यूनिट होनी चाहिए थी, कि जितनी यूनिट होनी चाहिए थी उतनी यूनिट नहीं है, इसको हम शॉर्टेज कहेंगे। इसको हम शॉर्टेज कहेंगे। अब शॉर्टेज होने से क्या होता है, यूनिट तो कम हो जाती है, इसलिए शॉर्टेज होने से यूनिट कम हो जाती है, इसलिए शॉर्टेज को हम इशू कॉलम पे शो करते हैं। शॉर्टेज होने से यूनिट कम होती है, शॉर्टेज होने से यूनिट कम हो जाती है, इसलिए कम करने के लिए इशू कॉलम में शो करते हैं। लिखना है ये आपको, ये था पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट। और तीसरा, अब तीसरा पॉइंट लिखो कि भाई यूनिट तो कम करेंगे, और यूनिट कम करने से इसको इशू साइड में लिखेंगे, पर किस प्राइस पर लिखा जाएगा। तो शॉर्टेज यूनिट को किस प्राइस पे शो किया जाएगा, शॉर्टेज यूनिट को किस प्राइस पर शो किया जाएगा। भाई हम कहेंगे ना, हमारे पास तो बहुत सारे प्राइस है, तो शॉर्टेज यूनिट को किस प्राइस पे शो करें। तो इन केस ऑफ फीफो, अगर आपका फीफो मेथड है, अगर आपका फीफो मेथड है, तो जो बैलेंस बच रहा होगा फीफो के ऑर्डर से, बैलेंस यूनिट, बैलेंस यूनिट में जो सबसे पहले, बैलेंस यूनिट में जो सबसे पहले यूनिट जिस प्राइस पे शो कर रही होगी, बैलेंस यूनिट में जो सबसे पहली यूनिट जिस प्राइस पर शो कर रही होगी, शॉर्टेज को भी उसी प्राइस पे शो किया जाएगा। शॉर्टेज को भी उसी प्राइस पर शो किया जाएगा। और इन केस ऑफ लीफो, बैलेंस यूनिट में जो सबसे लास्ट वाली यूनिट होगी, बैलेंस यूनिट में, क्योंकि लीफो लास्ट से चलता है और फीफो पहले चलता है, तो बैलेंस यूनिट में जो सबसे लास्ट यूनिट, सबसे लास्ट यूनिट जिस प्राइस पे सो रही होगी, होगी उस प्राइस पर शॉर्टेज को शो किया जाएगा, पर शॉर्टेज को शो किया जाएगा, उस प्राइस पर शॉर्टेज को शो किया जाएगा। बताइए सर, अब ये समझ नहीं आया सर, ये समझ नहीं आया, मुझे पता ये समझ नहीं आया। हमें ये समझ में आ गया कि जो शॉर्टेज यूनिट होगी उसको हम इशू साइड पे लिखेंगे, क्योंकि हमें कम करनी है। अब मैंने कहा देखो 15 तारीख को मेरा क्या हुआ, शॉर्टेज हुआ। अब मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, फीफो मेथड यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं फीफो मेथड यूज कर रहा हूँ तो बैलेंस देखना कहाँ है, बैलेंस में जो सबसे पहली यूनिट जिस प्राइस पे होगी उस प्राइस पे शो करेंगे। और अगर लीफो मेथड यूज करें तो बैलेंस चेक करना, बैलेंस में जिस प्राइस पर होगी लास्ट में उस प्राइस पे शो किया जाएगा। मतलब फीफो मेथड में मान के चलते हैं कि जो मेरी शॉर्टेज हुई, मान लो इशू करता, तो फीफो मेथड से जब इशू करता तो पहले यहां से निकालता ना, तो बस ये लिख दो 25। और लीफो मेथड में अगर इशू करता तो मैं यहां से निकालता, तो 24 के हिसाब से आया। समझ में आया शॉर्टेज को किस प्राइस पर शो करना है। अगर फीफो मेथड है, फीफो मेथड है, अगर वो शॉर्टेज हो गया 5 यूनिट का, अगर शॉर्टेज नहीं होती, मान लो इशू होता, तो आप किस प्राइस पे शो करते हैं, शुरुआत वाले प्राइस पे।
फीफो में और लिफो में नीचे वाले प्राइस पे। तो वही करना है बस, आपको यही लिखा है कि शॉर्टेज के केस के अंदर बैलेंस यूनिट में जो सबसे पहली यूनिट होगी फीफो मेथड में, जो सबसे पहली, तो इशू करते टाइम पहली यूनिट से निकालते हो तो वैसी प्राइस प्राइस पे रखेंगे, और लिफो में नीचे से लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इसलिए थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं सोचा था कि इसको बाद में कराऊं, पर कोई नहीं, चलो करा देते, कोई बड़ी क्लास होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हो गया खत्म, ये हो जाएगा कि लिफो फीफो ये खत्म हो चुका है। शॉर्टेज होने के क्या रीजन है, शॉर्टेज होने के क्या रीजन है, अभी क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी सेम क्वेश्चन लिफो से करना है। शॉर्टेज होने के क्या रीजन है? एक, थेफ्ट ऑफ यूनिट, यूनिट की चोरी हो जाना। एक, लॉस्ट इन ट्रांजिट, भाई वहां से तो 250 यूनिट निकली थी, हमारे पास 240 पहुंची काउंट करने पे, या तो वो चोरी हो गई बीच में या वो लॉस्ट हो गई कहीं पर, यही रीजन होता है शॉर्टेज होने का। तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज होने से यूनिट कम होता है, और यूनिट कम होता है तो हम इशू साइड में शो करेंगे, और इशू साइड में शो तो किस प्राइस पे, जिस प्राइस पे इशू करोगे फीफो मेथड के सब, उस प्राइस पे इसको भी शो कर देना। ठीक है, तो 25 के हिसाब से शो हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा 5 × 25, ये आ जाएगा 125, और बच के जाएगा, अब यहाँ बच जाएगा 245 25 के हिसाब से, 245 25 के हिसाब से कितना आ गया, 6125, और 200 यूनिट 24.5 के हिसाब से 4900, और 15 यूनिट 24 रुपए के हिसाब से 360। ये तो शॉर्टेज भले ही 15 तारीख को, वो कह दिया ना नीचे, तो 15 तारीख की शॉर्टेज आपको इस तरीके से शो करके दिखानी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड हुआ 240 यूनिट 24.75 के हिसाब से, 16 तारीख की, पहले 16 तारीख की कर लेते हैं, मई 16, मई 16 में कर लेते हैं, 180 यूनिट यूज करी तो 180 यूनिट, तो 180 यूनिट इशू करोगे पहले 25 के हिसाब से शुरुआत में, तो 180 यूनिट इंटू 25 कितना आ जाएगा, 4500 रुपये। अब कितना बच गया, 245 में से 180 गया तो कितना बच गया, 65 यूनिट 25 रुपये के हिसाब से कितना आ गया, 1625। इसके बाद 200 यूनिट 24.5 के हिसाब से कितना आ गया, 4900। इसके बाद 15 यूनिट 24 के हिसाब से 360, 15 यूनिट 24 के हिसाब से 360, इस तरीके से बन गया। मई 16 को इशू करा, फिर उसके बाद हमने 20 तारीख को रिसीव करा 240 यूनिट 2475 के हिसाब से, 240 यूनिट 2475 के हिसाब से, मई 20, 240 यूनिट 24.75 के हिसाब से, ये आ गया 5940। क्या बना भाई, 65, 215 और 240, रेट वही है, 25, 24.5, 24 और 24.75, अमाउंट वही 1625, 4900, 360 और 5940। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद इशू करा 304 यूनिट, 304 यूनिट इशू करी, यहाँ कर दूं, मई मई 24 को, मई 24 को 304 यूनिट इशू करी। 304 कैसे करेंगे, पहले 65 करेंगे 25 के हिसाब से 1625, फिर 304 में से पहले 65 जाएगा तो क्या बचेगा, 200, 239 तो हो जाएगी, अभी 200 है, 239 करनी है, 200 यूनिट 24.5 के हिसाब से 49, अभी 39 और करनी है, तो अभी 15 हुई है, 15 यूनिट 24 के हिसाब से 360, ये भी गई, कितनी होगी टोटल देखो, 265 प्लस 15, अभी 280 हुई है, और 304 करनी है टोटल, अभी 24 और करनी है, तो यहाँ से कर लेंगे 24, 24 यूनिट 24.75 के हिसाब से, 24 इंटू 24.75, क्या आ गया 594। इस तरीके से टोटल 304 यूनिट हो गई, बच कितने गया, इस 240 में 24 यूनिट गई, इस 240 में 24 यूनिट गई, 216 यूनिट बचा 24.75 के हिसाब से, 216 यूनिट बचा 24.75 के हिसाब से, 5346। ठीक है, मई 24 को ये हो गया, मई 25 को हमने 320 यूनिट करी 24.5 के हिसाब से, मई 25 को 320 यूनिट रिसीव करी 24.50 के हिसाब से, क्या आया बताइए,
320 यूनिट, तो हमारे पास बच गया सर ये 216 यूनिट 24.75 के हिसाब से 5346, और 320 यूनिट 24.50 के हिसाब से, ये कितना आया, 7840, 7840, ठीक है, 7840 आ गया। 26 तारीख को इशू करा और 27 तारीख को शॉर्टेज हुई है, तो 26 का कर लेते हैं पहले। 26 को 112 यूनिट इशू कर लो पहले आप। तो 26 तारीख को, मई 26 को 112 यूनिट इशू करो। इससे कर सकता हूँ पूरी, हाँ 112 यूनिट इशू कर लो 24.75 के हिसाब से। तो बताइए 112 यूनिट इंटू 24.75 कितना आ गया सर, 2772। 216 में से 112 माइनस कर दिया तो ये आ गया 104 यूनिट 24.75 के हिसाब से। 24.75 के हिसाब से कितना आया, 2574। और ये 320 यूनिट 24.50 के हिसाब से 7840, ठीक है। इसके बाद आपको पता है यहाँ शॉर्टेज हुई थी मई 27 को, और मई 27 को शॉर्टेज कितनी हुई थी, मई 27 को शॉर्टेज 8 यूनिट। तो जब आपकी शॉर्टेज हुई तो ये मान के चलो इशू हुआ है, और अगर इशू करता तो मैं किसी प्राइस पे करता, इस प्राइस पे, फीफो है ना, बस खत्म, यही करना है। तो 8 इंटू 24.75 क्या आ गया, 198। बस क्या गया, 104 में से 8 गए, 96 यूनिट 24.75 के हिसाब से, क्या आ गया, 2376। और 320 यूनिट 24.50 के हिसाब से 7840, ठीक है दोस्त। इसके बाद रिसीव्ड, रिटर्न हुआ है 12 यूनिट 24.50 के हिसाब से मई 28 को। मई 28 को रिटर्न हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक क्लास में होता है ये क्वेश्चन। 12 यूनिट 24.5 के हिसाब से, 12 यूनिट 24.5 के हिसाब से 294। ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं पेपर के अंदर, बट करा इसलिए रहा हूँ कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन सेम शॉर्ट में आ जाता तो आप कर तो लोगे शॉर्टेज का, आप समझ में तो आ गया आपको कॉन्सेप्ट। शॉर्टेज का बेसिकली होता क्या है कॉन्सेप्ट, तो बताइए क्या क्या आएगा। 96 यूनिट 24.75 के हिसाब से 2376, 320 यूनिट 24.75 के हिसाब 50 के हिसाब से 7840, और 12 यूनिट 24.75 के हिसाब से 50 के हिसाब से 294। और अब क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ सप्लायर से 100 यूनिट 25 के हिसाब से, लो 28 तारीख को फिर रिसीव्ड हुआ है। खत्म ही नहीं हो रहा भैया क्वेश्चन। अब हुआ खत्म। लास्ट में क्या होगा, मई 30 को 100 यूनिट रिसीव करी 25 रुपये के हिसाब से, तो 100 यूनिट रिसीव करी 25 के हिसाब से 2500। अब बताओ क्या क्या बच गया हमारे पास, लीजिए लिखना जरा। 96, 320 यूनिट, 12 यूनिट और 100 यूनिट 25 के हिसाब से 2500, 24.50 के हिसाब से 294, 24.50 के हिसाब से 7840, और 24.75 के हिसाब से 2376। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 96 प्लस 320 प्लस 12 प्लस 100 क्या आ गया, 528। टोटल मेरे पे कितनी यूनिट पड़ेगी, अगर मैं कहूँ इसका टोटल, वैसे करते नहीं है, मैं वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टर्नओवर भी निकालना है ना। तो 528 यूनिट बच गई, और टोटल कितना प्राइस बचा, टर्नओवर निकालना है ना, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। और बचा 2500 प्लस 294 प्लस 7840 प्लस 2376, ये बच गया 13,010। ये बच गया 13,010। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोलते हैं, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, यही चाहिए, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है ना। अब अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो बताइए सर कैसे निकालेंगे। लीफो वाला आप कर लेना डियर, बहुत बड़ी क्वेश्चन है, इसमें तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा कराते कराते। पर लीफो में कुछ नहीं करना, सेम करना होता है। जब आप ये यूनिट इशू करोगे ना, तो इशू करते टाइम
जब शॉर्टेज का अमाउंट डालोगे, प्राइस डालोगे, तो ऊपर वाला डाल के नीचे वाला डाल देना, बस यही करना होता है लिफो के अंदर। टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। चलो एक बार देखते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना, भाई जितना हम इशू करते हैं उतना हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। तो चेक कर लो हमने कितना इशू करा है, इन सबका टोटल कर देना। जितना भी इशू साइड में लिखा हुआ है ना, इशू साइड में जो प्राइस लिखा हुआ है उन सभी प्राइस का टोटल कर दो, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, टोटल कर लो रॉ मटेरियल कंज्यूम। और ओपनिंग स्टॉक कितना है उसका टोटल कर लो। और क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने निकाल लिया। ओपनिंग स्टॉक में मुझे दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक देखा मेरा 13,010, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट, 25 रुपए के हिसाब से 12,500, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। अब इन दोनों का कर दूंगा क्या, 12,500 प्लस 13,100, 13,010 डिवाइड बाई 2। तो मुझे बताओ एवरेज इन्वेंट्री कितने आ जाएगी। ये आ गया 12,755, ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है ना, 12,755। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, जितना मटेरियल हमने इशू करा वो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। बताइए, पहले 1750, इन सबको जोड़ दो इशू वाला प्राइस को, प्लस 2500 प्लस 2000, फिर 125 प्लस 45,000 प्लस 1625 प्लस 4900 प्लस 360 प्लस 594 प्लस 2772 प्लस 198, ये रहा। तो टोटल हो गया 61,824। एक मिनट, मैंने इनको भी जोड़ दिया ना शॉर्टेज को। अरे अरे, शॉर्टेज तो ना, शॉर्टेज तो ना इशू करा है, शॉर्टेज तो वो हो गया गायब। अरे ये नहीं जुड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम में शॉर्टेज इंक्लूड नहीं होता, वो गलती से मेरा टोटल करता चले गया, मेरा ध्यान में नहीं रहा शॉर्टेज भी है इसके अंदर। देखिए शॉर्टेज का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेज का मतलब कि हमारे पास मटेरियल आना था, हमारे पास है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा मटेरियल, तो वो मटेरियल थोड़ा आपने ये कंज्यूम करा है। शॉर्टेज कभी कंज्यूम था ना, वो तो था, मिला ही नहीं हमें मटेरियल, कंज्यूम कहाँ होता। तो कभी भी रॉ मटेरियल कंज्यूम में शॉर्टेज को इंक्लूड नहीं करना है। करा टोटल दोबारा तो एक बार, 1750 प्लस 2500 प्लस 2000 प्लस 4500 प्लस 1625 प्लस 4900 है ना, प्लस 360 प्लस 594 प्लस 2772, यह आ गया 21,001, 21,001। तो हमारा रॉ मटेरियल का जब आया 21,000। अब बताइए, ये आ गया 21,001 अपॉन में, यह आ गया इसका 12,755। बताइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम में कितनी आ जाएगी। और जिसका ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा वो ज़्यादा बेटर है। लीफो के हिसाब से 12,755, यह आ गया 1.65, 1.65 टाइम, ये आया इसके हिसाब से 1.65 टाइम। समझ में आया ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम में टोटल ऑफ इशू करते हैं, टोटल ऑफ इशू, बट नॉट इंक्लूड शॉर्टेज, बट नॉट इंक्लूड शॉर्टेज वैल्यू। शॉर्टेज वैल्यू को इंक्लूड मत कर देना दोस्तों, क्योंकि वो कंज्यूम तो ना करा है, वो तो गायब हो चुका है। आया समझ में। तो ये आपके पास 1.65 टाइम है। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आया है क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन आया हुआ है, ये दे रखा है क्या यहाँ पर, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। 10 मार्क्स में ये गलत क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा ना, 1 घंटे का क्वेश्चन है ये तो। पहले कि ना ये यही क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में इतना कैसे आ गया यार, ये टाइम वो नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रही बात, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आया। चलिए जरा मेरे को बताइए सर, फीफो मेथड के हिसाब से करे तो फीफो मेथड के हिसाब से कहाँ कहाँ चेंजमेंट आएगा। पहले 8 तारीख तक कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि वहां पर कोई रिसिप्ट ही नहीं हुई। यहाँ से रिसिप्ट हुई है, यहाँ रिसिप्ट हुई है, अब यहाँ चेंजमेंट आएगा। यहाँ देखना, यहाँ चेंजमेंट आ जाएगा, चेंजमेंट यहाँ से आएगा, यहाँ से कर दे, यहाँ से चेंजमेंट आएगा दोस्त। ठीक है, यहाँ तक तो कोई चेंजमेंट नहीं है, आप करके देख लीजिए। भाई मैंने मटेरियल इशू करा, एक ही तो है, उसी को इशू करते चले जाऊंगा। ठीक है, फिर रिसिप्ट हुआ, कोई इशू नहीं करा। अब रिसिप्ट के बाद जब इशू करूंगा, यहाँ पर 3 आ गया बैलेंस, अब इसके बाद नीचे से होगा इशू, तो कितना आ जाएगा 5 × 24 के हिसाब से, 5 × 24 कर ही देते यार, लगे हाथ क्या है, अब इतना कर दिया तो और सही। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, 250 यूनिट 25 के हिसाब से, 6,250, 200 यूनिट 24.5 के हिसाब से 4900, और 15 का 5 चले गया, 10 यूनिट 24 रुपए के हिसाब से 360। अब मैंने क्या करा, 180 यूनिट इशू करा, तो अब 180 यूनिट इस तरीके से इशू होगा।
हटा दो उसको। 180 यूनिट किस तरीके से शुरू होगा, पहले 10 जाएगा, फिर इसमें से पहले 10 यूनिट जाएगी 24 रुपये के हिसाब से, 360 कैसा आएगा, 240, ठीक है ना, 240। फिर 180 करनी है तो 170 बची, तो 170 इसमें से निकाल लेंगे 24.5 के हिसाब से, 170 इंटू 24.5। होपफुल समझ में आ रहा है यार आपको, अब तो छोटा थोड़ा है ये कॉन्सेप्ट, सब कुछ सीख चुका है, एंड क्वेश्चन करा रहा हूँ बस। तो बच क्या जाएगा, 250 यूनिट 25 के हिसाब से 6250। भाई 180 टोटल करनी थी, तो पहले 10 इसकी निकालूंगा लीफो में, फिर 170 इससे निकालूंगा, तो यहाँ बच जाएगी 30 24.5 के हिसाब से, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 24.5 के हिसाब से, ये आ गया 735। इसके बाद हमने यूनिट रिसीव्ड करी है, तो इसको भी मिटा दो आप। अब हमारे पे बैलेंस ऊपर बचा है ना, बैलेंस दूसरा आ गया लीफो के हिसाब से, तो लीफो के हिसाब से बैलेंस आया भैया 250 यूनिट 25 रुपये के हिसाब से 6250, 30 यूनिट 24.5 के हिसाब से 735, और ये अभी नहीं खरीदी 240 यूनिट 24.75 के हिसाब से 5940। अब वो कह रहा है कि हमने टोटल कितनी 304 थी, 65 प्लस 200 प्लस 15 प्लस 24, हाँ 304 यूनिट हमने इशू करी, इसको मिटाओ। हमने टोटल यूनिट इशू करी है 304, ठीक है। अब 304 यूनिट कैसे इशू करेंगे, बैलेंस ऊपर दे रखा है, पहले नीचे से इशू होगा। अब सोचो यहाँ पर आया आप क्वेश्चन में, नीचे मत देखो, यहाँ देखो 304 करनी है, पहले 240 कर लूँ, हाँ 240 कर लो 24.75 के हिसाब से 5940, फिर 30 भी कर लो 24.5 के हिसाब से 735। अब 240 प्लस 30 इशू कर गई, 304 करनी है, तो अब बची 34 यूनिट, तो 34 और कर लो 25 रुपये के हिसाब से, तो 34 इंटू 25 कितना आ गया 850। बच कितना जाएगा, 250 में से 34 गए तो बच जाएगा 216, बचेगा 216, पर कोई अलग प्राइस पे बचेगा, पहले ये वाले प्राइस पे बच रहा था, अब ऊपर वाले प्राइस पे बच रहा है, फर्क है दोनों में। ये आ गया 5400 रुपये, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया ना। 304 करनी थी, पहले ये करूंगा फिर ये, फिर बच्चे कुछ इसमें से ले लेंगे। अब फिर दोबारा 320 यूनिट हमने रिसीव करी, देखो 240 16 यूनिट, हो ये तो ठीक था बिल्कुल, 320 यूनिट आई 24.5 के हिसाब से, और 216 यूनिट 25 के हिसाब से 5400 रुपये होता है, पहले अलग आ रहा था, अब 5400 रुपये आ रहा है। समझ में आ गया ना भाई, ये तो ये ऐसी एज इट इज आ गया, और ये अभी और खरीदी। अब 112 इशू करूंगा, तो 112 जब इशू करूंगा तो किसके हिसाब से, नीचे के हिसाब से, यहां से इशू होगा 112, तो 112 यूनिट करूंगा तो 24.50 के हिसाब से, लीफो है नीचे से चलेगा, तो 112 मल्टीपल 24.50 कितना आ गया 2744। यहाँ 216 यूनिट एज इट इज बच गई 25 के हिसाब से 5400, और यहाँ 320 में से 112 गई, बच गई 208, तो 208 यूनिट बची 24.50 के हिसाब से, 24.50 के हिसाब से 5096। अब हमारी 8 यूनिट का शॉर्टेज हुआ, किसके हिसाब से लूंगा, नीचे वाले प्राइस के हिसाब से ना, 8 यूनिट का शॉर्टेज किसके हिसाब से लेंगे, नीचे वाले से। लीफो चल रहा है ना, मैंने आपको बताया था, जब भी शॉर्टेज हो आप मान के चलो, है तो वो शॉर्टेज पर आप मान के चलो इशू हो गया, तो अगर इशू होता तो लीफो से होता, इस प्राइस पे होता 24.5। होपफुल आपको शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 24.5 कितना आ गया 196, ठीक है। अब बच कितना गया 196, तो 216 यूनिट बचा 25 के हिसाब से 5400, और यहाँ 208 था, 8 की शॉर्टेज हुई तो 200 यूनिट बच गया 24.50 के हिसाब से, 200 इंटू 24.50, ये आ गया 4900, ठीक है। अब मेरी 12 यूनिट हो रही, ये तो जल्दी हो गया यार क्वेश्चन, वैसे तो मैं सोचा था बहुत लेट होता, अगर शुरू से करता तो बहुत लेट हो जाता। 12 यूनिट हो रही मेरी, तो 12 यूनिट हो रही, तो पहले बची है 216 यूनिट 25 के हिसाब से 5400 रुपये, फिर 200 यूनिट बची है 24.50 के हिसाब से 4900, और फिर 12 यूनिट और खरीदी, पता नहीं खरीदी है रिटर्न हुई, रिटर्न इंक्लूड है 294, 100 यूनिट और आ गई, बस कर दीजिए, यहाँ से ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, और यहाँ से यूनिट तो सेम ही रहेगी। 216 यूनिट, इसे लिखता हूँ 216 यूनिट 25 के हिसाब से 5400 रुपये, 200 यूनिट 24.50 के हिसाब से 4900 रुपये, और 12 यूनिट 24.50 के हिसाब से 294। टोटल कर लेंगे यूनिट का, टोटल करेंगे अमाउंट का, 216 प्लस 200 प्लस 12 और प्लस 100, ये आ गया 528।
इधर अमाउंट करेंगे 5400 प्लस 4900, 5400 प्लस 4900 प्लस 294 प्लस 2500, ये आ गया 13,094। ये आ गया 13,094। तो 13,094, अब देखो इधर ये क्लोजिंग स्टॉक, अब मैं इसको थोड़ा चेंजमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ये तो लीफो का फीफो का था, अब लीफो का लिख रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक है 13,094, ओपनिंग स्टॉक यही रहेगा दोनों केस के अंदर। अब ये देख लेते हैं फीफो क्या है इन सबका टोटल, सिर्फ रेड पेन वाला छोड़ देना दोस्तों, क्यों? क्योंकि वो शॉर्टेज है। 2744 प्लस 850 प्लस ये देखो ऐड कर रहा हूँ 735 प्लस 5940 प्लस 4165 प्लस 240 प्लस 120, नहीं 120 नहीं 240 और 2000, 2500 और 1750। ये क्वेश्चन कोई नहीं कराता दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराता, मैं आपको बता रहा हूँ। 6250 ऐसे क्वेश्चन कराने में लगता है कि टाइम वेस्टेज है, पर ये क्वेश्चन ही सबसे जबरदस्त होते हैं। 6200 नहीं, गलत क्यों आ रहा है यार? 6250 कैसे आएगा? मैंने गलती कर दिया यार, कहीं पर मिस कर दिया, रुक जाओ। 1750 प्लस 2500 और प्लस 2000, यही आ रहा था 6250, इसका और जोड़ना है। 240, 4165, 5940, 735, 850 और 2744, 2744, ये आ गया 20,924, ये आ गया 20,924, 20,924। अब इन दोनों की मदद से क्या करूं, वो निकाल लो एवरेज इन्वेंट्री। इसको तरीके से आप कर लेना, ठीक है ना? तरीके से तो आप कर लेंगे, बस मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 12,500, 12,500 प्लस 13,094 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 12,797। एवरेज स्टॉक आ गया, एवरेज इन्वेंट्री 12,797। प्रीवियस क्लास में कराया था ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का, और ये वो है। तो मुझे बताओ, ब्लैक पेन से निकाल रहा हूँ मैं, मुझे बताइए 20,924 का तो रॉ मटेरियल कंज्यूम है, और 12,797 का आपके पास है, तो 20,924 डिवाइडेड बाई 12,797, ये आपके पास आ गया 1.64 टाइम, जो कि इससे कम है, जो कि इससे। तो इसके बाद ये लाइन लिख देंगे, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच मेथड सो अ मोर फेवरेबल सिचुएशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला, इसमें आया 1.65, इसमें आया 1.64, जिसका ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो मान ले मोर सुटेबल है। तो फीफो मेथड से आ रहा था 1.65, हमने कहा फीफो मेथड इज मोर सुटेबल और मोर फेवरेबल सिचुएशन, हमारे लिए बेस्ट है जिसमें ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ रहा है। दोस्तों, अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग प्राइस जो हमारा है क्लासेस का वो 2500 से है, 30,000, 2500, 3,000, 3500, 4,000, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। व्यू सब में अनलिमिटेड है, वैलिडिटी ई बुक और पेन ड्राइव का वो सिस्टम है, तो वो आप दे सकते हैं। 2500 में आपको ई बुक और शायद पेन ड्राइव ना मिले, ई बुक मिले, और आपके पास अनलिमिटेड व्यू और मंथ रहे कुछ कम रहे। तो वो आप एक बार पता कर लीजिए क्या चल रहा है आज का, तो आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर क्लासेस लीजिए दोस्तों, 2500 कोई बुरा नहीं है। और आपको एग्जाम्शन स्कोर 100% आएगा। एग्जाम्शन मतलब 60 से ऊपर तो कॉस्ट में मार्क्स आएंगे ही आएंगे, उसके ऊपर अगर आप ला सकते हो तो वो आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। ये खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में नया कॉन्सेप्ट करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।